हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो होने वाला है मोशन अंडर ग्रेविटी पे। सर ये मोशन अंडर ग्रेविटी क्या वन डायमेंशनल मोशन ही है? हाँ भाई, वन डायमेंशन मोशन ही है। टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, यानी कि आप जब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ना चालू करते हो ना, हमने ऐसे पढ़ा, हमने जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, आपको ऐसा लगा होगा कि हमने ज़्यादा क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस नहीं करे। क्योंकि इसलिए ऐसा लगा होगा आपको, क्योंकि भाई जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना इक्वेशन ऑफ मोशन के, वो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आप जब लास्ट में जब आपका ये चैप्टर खत्म होगा ना, आप जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितने सादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो टेंशन आप उस चीज की बिल्कुल मत लो कि डीपीपी में 15 ही क्वेश्चन है। बेटा 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक डीपी में। आप जब 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते होगे एक डीपीपी का, तो वो 1.5 घंटे का बन जाता है। तो आप खुद देखो कि 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मैं आपको 1.5 घंटे दे रहा हूं, उसमें आपको कितने अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें आपको क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। समझने की कोशिश करो। तो आप ये मत देखो कि 10 ही क्वेश्चन दिए, 15 ही क्वेश्चन दिए। वो क्वेश्चंस आप जब करोगे तो आपके चौतरफा डायमेंशन से क्या हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हर तरफ से जो आप सोच सकते हो उस तरीके के क्वेश्चन हम आपको डीपीपी में देते हैं। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, फिर PYQs आते हैं। आप टेंशन बिल्कुल मत लो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो टेंशन हमने अपने सर पे ले लिया है। आप बस मनचानी लाइफ पढ़ाई करो और कुछ मत करो, ठीक है ना। तो भैया ये बहुत अच्छी बात है कि मैग्नेट ब्रेन्स जो आपकी प्रिपरेशन करा रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है, और यहाँ पर JEE की भी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट है और नीट की तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम अपना मॉड्यूल याद कर लें कि भाई हमको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते हैं, डीपीपी मिलती है। डीपीपी आपको डाउनलोड करनी पड़ती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैग्नेट ब्रेन्स के लिंक से। उसके बाद अगर आपको डीपीपी बन जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती है तो उसको आपको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना भी है, बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करना है, उनसे पूछना है अपना डाउट। और अगर आपका डाउट तब भी क्लियर नहीं होता है तो फिर आपको आना है उस डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन में जो आपको मिल जाता है। वेरी गुड। चैप्टर वाइज MCQs आपको कराए जाएंगे, PYQs आपको कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके होने लगेंगे, हर संडे हो रहे हैं। पहला डाउट सॉल्विंग सेशन मैंने ही लिया था आपका, ठीक है ना। बस इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, ज्यादा से ज्यादा डाउट्स आपको भेजने हैं। डाउट्स आप भेजोगे कैसे? वीडियोस में जाना, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगी, लिंक मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आस्क योर डाउट करके, आस्क योर डाउट में जाना और अपना डाउट भेज देना। चलिए वेरी गुड। वीकली टेस्ट पेपर होंगे चैप्टर वाइज, ओके। गाइडेंस, हम आपसे बात भी कर सकते हैं, आप जो लाइव सेशन होता है उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए। आप हमें बता सकते हैं कि हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं सर, आप हमें ये भी दे सकते हैं, कुछ इस डायमेंशन में भी काम कर सकते हैं। तो एक हेल्दी वीकली इंटरैक्टिव सेशन भी हम रखने का सोच रहे हैं। और चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी आएगा आपका, जहां पर आप चैप्टर रिवाइज भी करोगे जैसे जैसे एग्जाम आपके अप्रोच होने लगेंगे, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके सामने आने वाली है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये जो एरो आ रहा है, कर्सर आ रहा है, मैं इस कर्सर को अलग कर देता हूं ना, ये तो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। लेक्चर में हमें देखना है मोशन अंडर ग्रेविटी, समझना है बहुत अच्छे से इसको। साइन कन्वेंशन देखना है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंट केसेस देखना है, और कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस, मतलब हमको आखिरी में एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना है, क्योंकि जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तो उसमें हम एयर के रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और हर टॉपिक को धीरे धीरे करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो, पहला टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी? अच्छा, मेरे हाथ में वैसे ही पता है फ़ोन है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इससे आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन डर लगता है ना यार, टूट टाट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्या लूँ क्या ले लूँ क्या ले लूँ, मैं बॉटल उठा लेता हूँ। चलिए, ये बॉटल देख लिया, है ना। इसको मान लीजिए कि ये छोटा सा पार्टिकल है। अब देखिए, मैंने इसको इस पर्टिकुलर हाइट तक ले गया, है ना, इस पर्टिकुलर हाइट तक ले गया और छोड़ दिया। इसने क्या किया? वन डायमेंशन मोशन किया। ये देखिए क्या कर रहा है, ये बॉटल क्या कर रही है, वन डायमेंशन मोशन कर रही है ना। ये हाइट पर लिया, ले गया और ये छोड़ दिया। अब जब मैं इस बॉटल को हाइट पर ले जा रहा हूं और छोड़ रहा हूं, तो इस बॉटल पर क्या क्या एक्ट कर रहा है और क्या क्या हो रहा है, हमें इसे पढ़ना है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मोशन अंडर ग्रेविटी जब आप पढ़ना चालू कर रहे हो, या मोशन अंडर ग्रेविटी आप देख रहे हो, तो वो एक वन डायमेंशनल मोशन है, हाँ कि ना। हाँ सर, समझ में आ गया। जैसे भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनने हाथ में एक बॉल पकड़ी और बॉल को छोड़ दिया। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे हाथ में या तो छोटी सी बॉल होगी या तो कोई स्टोन होगा, और इसी पर हम खेलते रहने वाले हैं। चलिए वेरी गुड। तो पहले अंग्रेजी पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए,
when the motion takes place under the effect of gravitational attractive force only, the motion is known as free fall. अच्छा, क्या फ्री फॉल? ये क्या होता है? अरे भाई, जब आपकी जो बॉडी है या आपका जो पार्टिकल है उसमें जो मोशन हो रहा हो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण हो, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स के कारण हो, तब आप बोलते हो कि वो बॉडी क्या कर रही है? फ्री फॉल कर रही है। उस पर और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। मतलब अगर मैंने बॉल को इस हाइट तक लेकर गया है ना, और बॉल को अगर मैंने झटके से नीचे फेंक दिया तो वो फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि मैंने उस पर क्या कर दिया? इनिशियली ऐसे फोर्स लगा दिया, इनिशियली उस पर ऐसे धक्का दे दिया उस बॉल को, तो वो नीचे की तरफ जाने लगी। अगर मैं बॉल को सिंपली उठाकर ले जाऊं और छोड़ दूं, सिंपली उठाकर ले जाऊं और छोड़ दूं, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है भैया? उस पर जी एक्ट कर रही है। देखो नीचे की तरफ क्या होगा? उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और कुछ एक्ट कर रहा है क्या? नहीं, और कुछ एक्ट नहीं कर रहा। तो यहां पर जो भी मोशन हो रहा है इस बॉडी का, वो ड्यू टू द सोल इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये फ्री फॉल का केस है। क्या है भाई? ये फ्री फॉल का केस है। दूसरा, here free fall does not mean that the effect that the particle is falling down only. अच्छा, फ्री फॉल का मतलब हमेशा नहीं। अच्छा, फ्री फॉल में फॉल लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आपकी जो बॉल है वो फॉल ही कर रही हो, वो गिर ही रही हो, ऐसा बोलना सही नहीं है। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब आपका मोशन, अब वो मोशन कैसे भी हो सकता है, मोशन ऊपर जाते हुए भी हो सकता है, मोशन नीचे आते हुए भी हो सकता है, लेकिन मोशन होना चाहिए ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओनली, तब आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, तब आप बोलोगे कि क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा आपके मन का डाउट। इवन इफ द पार्टिकल इज राइजिंग अप, देखो, इवन इफ द पार्टिकल इज राइजिंग अप और मे बी मोमेंटरली एट रेस्ट एट हाईएस्ट पॉइंट। ये देखो, आपने इस पर्टिकुलर सरफेस से एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, ये बॉल यहाँ गई और यहाँ पहुंचकर इसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया। यार होता तो यही है ना, होता तो यही है ना। अब जैसे ये बॉटल है, यार चलो ये माउस ले लेता हूँ मैं, माउस नहीं लेता, नहीं तो पता चला बंद हो जाए सिस्टम ही। ये है ना, इसको मैंने फेंका है ना, बॉल नहीं है, टेढ़ी हो रही है थोड़ा, इसको देखना। अरे ढक्कन तो है ना सर, ढक्कन तो है, ढक्कन से समझ लेंगे। ये देखो, ये है, इसको मैंने फेंका, वापस आया, फेंका, वापस आया, फेंका, वापस आया। कहाँ तक जा रहा है ये? इसकी मैक्सिमम हाइट थी यहाँ, तो यहाँ पर आके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, तभी तो वो नीचे आ रही है, तभी तो वो नीचे की तरफ चलना चालू कर रही है। यहाँ पर आगे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो हो रही है। ओके 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 ओके। तो यही वो बोलना चाह रहा है, एक सेकेंड में ये बॉटल रख दूं मैं, हाँ, यही वो बोलना चाह रहा है। इवन इफ द पार्टिकल इज राइजिंग अप और मे बी मोमेंटरली एट रेस्ट, आप मैक्सिमम हाइट तक आ गए, मैक्सिमम हाइट तक आ गए, यहाँ पर आप मोमेंटरली रेस्ट पर आ गए, वेलोसिटी आपकी यहाँ पर जीरो हो गई एट हाईएस्ट पॉइंट, बट इफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अब आप लेकिन देखना चाहो अगर, तो आप ये देखोगे ध्यान से कि इस पर लगातार एक्ट कर रहा है mg, कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, इस पे लगातार एक्ट कर रहा है क्या? mg, ठीक है। तो अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है, एक्टिंग ऑन इट, देन ऑल्सो मोशन विल बी कॉल्ड एज फ्री फॉल। तो भी ये मोशन क्या कहलाएगा? फ्री फॉल ही कहलाएगा। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ गया, ठीक। लेकिन जो सारा मोशन हो रहा है ये अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली हो रहा है, तो हम इसको मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। और ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, एक ही डायमेंशन में हो रहा है भाई ये मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक की बातें हो गई। अच्छा, यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि हम एक छत पर जाएंगे, छत पर से जाके बॉल को ऊपर फेंकेंगे, स्टोन को ऊपर फेंकेंगे, जमीन पर खड़े रहेंगे, जमीन से ऊपर फेंकेंगे, किसी टावर पर जाएंगे, टावर पर खड़े होकर बॉल को छोड़ देंगे, है ना, टावर पर जाएंगे, टावर पर खड़े होकर किसी वेलोसिटी से बॉल को फेंकेंगे। बहुत सारे केसेस बनेंगे और सब में क्या लगेगी? इक्वेशन ऑफ मोशन। सब में क्या लगने वाला है? इक्वेशन ऑफ मोशन। सब में क्या लगेगा भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपकी जो वो थी ना, मुझसे क्या बोलते हैं उसको, शिकायत कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन के और क्वेश्चन कराइए, तो आप यहां पर करोगे और क्वेश्चन करोगे। बस ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लगाओगे ये कुछ साइन कन्वेंशंस को फॉलो करके लगाओगे, साइन कन्वेंशंस को फॉलो करके लगाने वाले हो। बहुत इजी टॉपिक है, साइन कन्वेंशन एक बार आपने पकड़ लिया तो आपसे आसानी से पूरा का पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। मुझे पता है आपने इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लिया है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लिया है,
ठीक है, आइए तो जरा इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद साइन कन्वेंशन की बातें करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब मुझे बताओ इसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, v, u और एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो पक्की बात है डायरेक्शन होगी इसकी। ओके, सेकंड पॉइंट इज, अच्छा वेक्टर अभी हटा दे रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन आपको पता है ना वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए वेलोसिटी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गया, बिल्कुल हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन सर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपने क्या लिख कर रखा है, देखो हर चीज की डायरेक्शन होगी, सिंपल सी बात है। अगर आप की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो आप इसको पॉजिटिव बोलोगे, है ना, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो आप इसको नेगेटिव बोलोगे। कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये मत बोलना कि सर u अलग होगा v अलग होगा, क्या नहीं, u भी वेलोसिटी है, v भी वेलोसिटी है, दोनों के केस में बात कर रहे हैं हम साइन कन्वेंशन की। अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी बॉडी तो पॉजिटिव लेंगे आप अपनी वेलोसिटी को, इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो आप वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ख्याल है, नेक ख्याल है सर हमारा। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप इसको पॉजिटिव लोगे, इस डायरेक्शन में अगर आप अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा तो पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा तो नेगेटिव, सिंपल सी बात है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हुआ तो पॉजिटिव, और अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हुआ तो नेगेटिव। इसका एग्जाम्पल दूँ आपको एक, हाँ सर एग्जाम्पल दे देते तो अच्छा रहता। देखो जैसे अगर आप किसी टावर पर खड़े हो, या आपका कोई टावर है ना, इस टावर की हाइट है मान लो 20 मीटर, टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर। उल्टा लिख दिया, इस साइड लिख दूं क्या पीछे साइड, है ना, पीछे साइड लिख देता हूं तो क्या हमको परेशानी नहीं होगी। इस टावर की हाइट मान लो आप कितनी है 20 मीटर्स। आपने यहाँ से एक बॉल ली और उसको छोड़ दिया। आपने क्या कि यहाँ से एक स्टोन लिया या बॉल लिया, जो भी लिया, उसको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ दिया इनिशियल वेलोसिटी 0 से, ठीक है ना। जब वो यहाँ आकर टकराएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मुझे ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जब वो यहाँ के टकराएगी, बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप बोलोगे सर s इज इक्वल टू -20 मीटर। ठीक आ रही है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस टावर पे खड़े होकर स्टोन को छोड़ेंगे या बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल जब आके यहाँ पे टकराएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20 मीटर, नीचे की तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आप इसको -20 लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, इस पॉइंट पर मान लो आपने वेलोसिटी निकाली और उसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी आप बताएंगे या आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा खुद ही उसकी वैल्यू कुछ माइनस आ जाएगी, कुछ माइनस, मान लो -a आ जाएगी कुछ वैल्यू, -a मीटर पर सेकंड। वो माइनस साइन क्या बताएगा, वो माइनस साइन आपको ये बताएगा कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, और आप देखो नीचे की तरफ में आप क्या लेते हो, वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हो। आई बात समझ में। तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन कन्वेंशन समझ लोगे तो बस साइन कन्वेंशन का यूज करके इस इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको लगाना है, हर जगह आंसर आपका आता जाएगा अपने आप। चलिए एक्सेलरेशन की भी बात कर ले, उसको क्यों छोड़े भाई, वो भी तो हमारा भाई बंधु है। एक्सेलरेशन की बात कर लें, एक्सेलरेशन की सेम वही कहानी है कि अगर इस डायरेक्शन में होगा तो आप पॉजिटिव लोगे, इस डायरेक्शन में होगा तो आप नेगेटिव लोगे। इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन तो आप पॉजिटिव लोगे, इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन तो आप नेगेटिव लोगे, है ना। तो ये है साइन कन्वेंशन, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जब आप क्वेश्चन करोगे और अगर आपने साइन कन्वेंशन सही लगा दिया, अपने आप जादू की तरह आंसर निकल कर आएगा। और अगर आपने साइन कन्वेंशन गलत लगा दिया, गलत तो नहीं, वैसे साइन कन्वेंशन गलत नहीं होता, है ना। कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव मानेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव मानेंगे, तो फिर वो वैसा करें, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन ऐसा ना करें कि किसी एक क्वेश्चन में आपने दूसरा साइन कन्वेंशन ले लिया या एक क्वेश्चन में आपने दूसरा साइन कन्वेंशन ले लिया, ऐसा नहीं करना है।
एक साइन कन्वेंशन मान कर चलो तो मान कर चलो, मान कर चलो तो मान कर चलो, पक्की बात है ना, 100% है। हाँ चलो, जैसे आपने मान लिया भाई कि ऐसी कोई लड़की ही पसंद आएगी जो नीट के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रही होगी, है ना, दिल लगा के पढ़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़ती होगी, बहुत डेडिकेटेड होगी अपनी स्टडी को लेके, तो मान लो ना कि मुझे ऐसी ही लड़की पसंद आएगी। और लड़कियों के लिए कि भाई मुझे ऐसा लड़का पसंद आएगा जो बहुत डेडिकेटेड तैयारी कर रहा हो, तो आप मान लो ना कि भाई मैंने मान लिया, मैं इस पर ही फोकस करने वाली हूँ या इस पर ही फोकस करने वाला हूँ। सर यार आप बिना एग्जाम्पल ऐसे दे देते हो कि याद हो जाता है? तो ये साइन कन्वेंशन है और हम इसी साइन कन्वेंशन को अब मानते हुए चलेंगे। चलिए वेरी गुड, तो ये नेगेटिव हो जाएगी मेरी डायरेक्शन और ये पॉजिटिव हो जाएगी, याद रखिए। बहुत बढ़िया, खत्म, खल्लास, खत्म, फिनिश। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूं, लगे हाथ, है ना, लगे हाथ इंपॉर्टेंट चीज। मुझे ये बताओ आप कि आप जब मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ोगे तो उसमें या तो आप बॉल को नीचे से फेंकोगे ऊपर की तरफ, या तो किसी पर्टिकुलर हाइट से बॉल को फेंकोगे नीचे की तरफ, या तो किसी पर्टिकुलर हाइट से आप बॉल को फेंकोगे ऊपर की तरफ और बॉल घूम के आ जाएगी नीचे, ऐसे ही कुछ होने वाला है। यही सारी चीज़ें होंगी, है ना। लेकिन इन तीनों केसेस में आप ये देखो, ध्यान से देखो, इन तीनों केसेस में जब आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो भी लगातार इसमें नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है ना, हाँ कि ना। जब आप बॉल को नीचे फेंक रहे हो तो भी इस पे लगातार ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है ना। और जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो किसी हाइट से, किसी टावर से, है ना, वो घूम के नीचे आ रही है, तो भी उस पे लगातार नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो यहाँ हम जब मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ेंगे तो एक बात आपको याद रहे या समझ में आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ना हमेशा माइनस ऑफ जी ही रहने वाली है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा माइनस ऑफ जी ही रहने वाली है मोशन अंडर ग्रेविटी में। किसमें? फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर मोशन अंडर, प्रमोशन नहीं, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि लगातार एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी ले ली है तो आपको पता है यहां पर आपको क्या पुट करना है? माइनस 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 जी पुट करना है। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। कुछ नोट डाउन करना है तो आप कर लिया करिए। अच्छा, यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से ही हम अपने केसेस को समझते जाएंगे, है ना। डिफरेंट केसेस हैं। आप देखोगे कि अलग अलग बुक्स में, अलग अलग कोचिंग्स के मॉड्यूल्स में क्या दिया रहता है? केसेस बना के दिए रहते हैं। क्या बना के दिए रहते हैं? केसेस बना के दिए रहते हैं। ये केस होगा तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, ये केस दिया होगा तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, ये केस होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा केस अपने दिमाग में भरोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है कि सीधे इसमें क्वेश्चन उठाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, साइन कन्वेंशन एकदम याद होना चाहिए, साइन कन्वेंशन के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कोई केस वेस लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और, यहां पर हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, यहां पर जो हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं उसके लिए एक नोट है जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं। नोट यहां पर मैं लिखवाना चाह रहा हूं कि हम अभी जो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं उसमें देयर इज वी आर नॉट कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस, we are not considering air resistance, we are not considering air resistance। अब एयर का रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मैं जब किसी भी बॉडी को फेंकता हूं, ऐसे फेंक रहा हूं, तो पक्की बात है कि उस पर एयर का रेजिस्टेंस लग रहा हो, पक्की बात है। लेकिन अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी को, इसलिए अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने एयर रेजिस्टेंस को अभी निगलेक्ट कर दिया है। क्यों? इसका रीजन क्या है? अगर हम एयर रेजिस्टेंस ले लेंगे तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस ले लेंगे तो पक्की बात है कि एक्सेलरेशन में चेंज आने लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एक्सेलरेशन में चेंज आने लग जाएगा। अरे भाई, कोई भी बॉडी आप फेंकोगे उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ना। चलो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड में हमने एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड किया है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप इतना समझ लो कि हम जो भी पढ़ेंगे अभी उसमें हम एयर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे। ये मानेंगे ही नहीं कि एयर का रेजिस्टेंस एक्ट करता है, ठीक है ना। आखिरी में जब हम बात करेंगे तो अलग से बात कर लेंगे कि अगर एयर का रेजिस्टेंस इंक्लूड करते तो क्या होता। जो होता मंजूर खुदा होता, देखेंगे लेक्चर के आखिरी में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नोट आप याद रखेंगे, वी आर नॉट कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। तो ये थी भाई छोटी मोटी बातें, प्यार भरी बातें। अब सीधे आप
क्वेश्चन पे आइए और इनको केसेस समझकर सॉल्व करिए। क्या अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब देखो, कोई जल्दीबाजी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बच्चों के दिमाग में नहीं घुस पाता है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं कुछ और बोलता हूं, वो कुछ और समझते हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी दो अलग अलग चिड़ियों का नाम है। नहीं, एक ही चीज है भाई, एक ही चीज है भाई, समझने की कोशिश करो बस। अगर मैं इसको मोशन अंडर ग्रेविटी का नाम ना भी दूं तो भी आपको इक्वेशन बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आती है तो फिर आपको कंसेप्ट आता है बस। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है विद स्पीड u, फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा 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 अच्छा, मैंने माना कि भाई टी टाइम बाद वो यहां पहुंच गई, टी टाइम बाद वो यहां पहुंच गई, ये मैक्सिमम हाइट है। क्या है ये? मैक्सिमम हाइट है। यार ये कॉमन सेंस बोलता है, क्या बोलता है कॉमन सेंस? क्या बोलता है? डोबू बोलता है, आपने ऑल द बेस्ट पिक्चर देखी है? ऑल द बेस्ट पिक्चर में जॉनी लीवर रहता है और गूंगा रहता है, तो वो डोबू बोलता है, डोबू ऐसे ऐसी घंटी बजा बजा टन 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 करके कुछ कुछ बोलता है ना, है ना। नहीं देखी? अरे तुम लोग लगता है पिक्चर के शौकीन नहीं हो, मेरा एग्जाम्पल खराब कर देते हो तुम लोग, हैं। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस ये बोलता है कि जब मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी हमारी बॉडी, जब मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी हमारी बॉडी, तो पक्की बात है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यही होता है, मैक्सिमम हाइट अगर आपको बोली जा रही है तो आपसे ये बताया जा रहा है कि वो वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, जैसे अगर आप मान लो शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हो, अरेंज मैरिज है आपकी, है क्यों शुभम भाई? अगर आप शादी की लड़की देखने जा रहे हो, है ना, और लड़की आपके लिए चाय लेकर आए, तो ये बात पक्की होती है ना कि चाय किसने बनाई होगी? लड़की ने बनाई होगी। ये बात बोली थोड़ी ना जाती है, तो अंडरस्टूड बात है कि अगर चाय लड़की लेकर आ रही है तो चाय लड़की ने ही बनाई है। तो वैसे ही जैसे आपको ये बताया जाता है ना कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है आपकी बॉल, तो आपको ये साथ में बताया जा रहा है कि वेलोसिटी जीरो है। ये कोई चीख चीख के अपने मुंह से नहीं बताएगा, वो लड़की आपको अपने मुंह से नहीं बताएगी कि चाय मैंने बनाई है, ये समोसे मैंने बनाए हैं, भले उसने बनाया हो नहीं बनाया हो, लेकिन ये बताया नहीं जाएगा, है ना। तो आप ये मान कर चलते हो कि भैया अच्छी चाय बनी है, मतलब ठीक है, समझ में आ गया सर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि वेलोसिटी क्या हो गई होगी? फाइनल जीरो। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। उसने पूछा है टाइम टेकन निकालो कि कितना टाइम लगा बॉल को यहां से यहां पहुंचने में। मैंने कहा ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट आपने अचीव कर ली है। क्या अचीव कर लिया आपने? मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली है। अब यहां पर हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपका दिमाग चले तो ठीक, नहीं चले तो फिर भी मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या मैं इसको u माइनस जी टी लिख दूं? लिख दूं, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है भाई? लगातार नीचे की तरफ है और वो भी माइनस जी है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और याद रखना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, और वो कितना है? a इज इक्वल टू माइनस जी है, लगातार नीचे की तरफ a इज इक्वल टू, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगी इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ कि ना? हाँ सर मानते हैं। और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। ए की वैल्यू मैंने माइनस जी पुट कर दी है। मुझे बोला गया भाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, मुझे टाइम निकालना है। तो मैं पहली इक्वेशन का यूज कर लूँ, देखो पहली इक्वेशन का यूज कर लूँ, इससे टाइम निकाल लूँगा। ठीक है, ठीक है सर, कर लीजिए। तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आओ, फॉर मैक्सिमम हाइट एच मैक्स के लिए वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ये बात पक्की है सर, आपने हमको बता दी है। तो हम इक्वेशन 1 यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है ना। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू माइनस जी टी। तो जी टी इज इक्वल टू यू, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? u बाय जी। अच्छा, क्या मैं इसको t1 बोल दूं? क्या मैं इसको t1 बोल दूं? t1 वो टाइम है जिसमें आपकी बॉल जमीन से उठ के मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। इसको मैं लाल उसमें बंद कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, सोन पापड़ी के डब्बे में। ये लो, हाँ क्या बोल रहे हैं सर आप? फिर से बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो t1 टाइम है, वो क्या है? टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच
मैक्सिमम हाइट, या बोलूँ एच मैक्स, टू रीड एच मैक्स फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, ये T1 टाइम है, ठीक है ना। इसी को टाइम ऑफ असेंट भी बोलते हैं, इसी चीज को टाइम ऑफ असेंट भी बोला जाता है, इसी चीज को टाइम ऑफ असेंट भी बोला जाता है। तो यही चीज क्या बन गई हमारी, टाइम ऑफ असेंट बन गई, टाइम ऑफ असेंट। असेंट का मतलब बढ़ना है ना, टाइम ऑफ असेंट, बढ़ रही है ना, मैक्सिमम हाइट की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम ऑफ असेंट है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर ये भी बता दिया जाए आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया गया, देखो केस बनाकर दे दिया है, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। चलो इसके बारे में बात कर लेंगे, यहां पर नहीं बताता हूं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। जब हमको केस दिया गया है तो हम उसी केस में इसकी बात करेंगे जो मैं आपको बताना चाहता था। चलो, ये पहला पार्ट हमने कर लिया है सॉल्व, टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लग रहा है उसको, यू बाय जी, यू बाय जी, यू बाय जी, ठीक है। इसको आप टाइम ऑफ असेंट भी बोलते हो। एक बात याद रखना कि यहां पर हम एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट है तो है कितनी, मैक्सिमम हाइट है तो है कितनी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, मैं जानता हूं कि यहां पर जो थर्ड इक्वेशन है इससे मैं मैक्सिमम हाइट आराम से निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 दे दी गई है, फाइनल वेलोसिटी 0 दे दी गई है। यहां से मैं सीधे सीधे इनिशियल वेलोसिटी से पता कर सकता हूं कि मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी। किसी भी बॉल की आप मुझे, या किसी भी स्टोन की मुझे इनिशियल वेलोसिटी बता दो कि मैं उसको फेंकने वाला हूं इस वेलोसिटी से। अगर इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता चल गई ना, और मोशन अंडर द ग्रेविटी है, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो किस हाइट तक जाएगी। कैसे, अभी देखते हैं। आओ, सेकेंड पॉइंट, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से समझना। यह है सेकेंड पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, हमको मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पता करनी है आपको, या फॉर्मूला पता करना है मैक्सिमम हाइट कितना होगा। मैं ये वाली इक्वेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आइए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। अब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसको s बोला गया है, और s की वैल्यू मैंने क्या मान ली है, h मैक्स मान ली है। s की वैल्यू मैंने क्या मान ली है, h मैक्स मान ली है। ये बात ध्यान से देखो कि s जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का है ना डिस्प्लेसमेंट। इसको आप क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। साइन कन्वेंशन में देखो क्या क्या लेते हो आप, डिस्प्लेसमेंट में इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर s को h मैक्स माना, उसको पॉजिटिव वैल्यू रखी है। ए क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसलिए उसकी वैल्यू माइनस यहाँ पर रख दी है। फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0, फाइनल वेलोसिटी 0 एच मैक्स पे, ठीक, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। तो क्या यहाँ से आप एच मैक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि एच मैक्स इज नथिंग बट यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। अब आप ये सारे फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में पहुंचूंगा ना, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद दिलाऊंगा कि यार याद करो, जब हमने मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ा था तो ये फॉर्मूले देखे थे। क्योंकि जब आप मोशन इन 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे ना, तो उसके फॉर्मूले भी ऐसे आपको मिलते जुलते दिखाई देंगे, ऐसे मिलते जुलते दिखाई देंगे, है ना। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 1 डायमेंशन याद करो, 1 डायमेंशन में ऐसा हुआ था तो 2 डायमेंशन में ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो यू स्क्वायर बाय 2g। अब आप ये देखिए, अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना, और मैं आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दूं, यानी इनिशियल स्पीड बता दूं कि मैं स्पीड से फेंकने वाला हूं। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये फोन है, इसका वजन कितना है मुझे कोई लेना देना नहीं, मास वास कितना है मुझे कोई लेना देना नहीं है ना। यहां पर बताओ इसको आप फेंक किस स्पीड से रहो, जिस स्पीड से आप इसे फेंकोगे मैं बता दूंगा कि ये किस हाइट तक जाने वाला है, और उसका फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। चलिए, तीसरे पॉइंट पे चले, तीसरे केस पे, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। अब मतलब आपकी बॉल जमीन से पहुंच गई मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट से उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, मैक्सिमम हाइट से उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। ये बात ध्यान से सुनना, यहां पर हम यूज करेंगे अपने एयर रेजिस्टेंस वाले अजम्पशन को, यहां पर हम यूज करेंगे अपने एयर रेजिस्टेंस वाले अजम्पशन को। क्या सर, तीसरा पॉइंट। अब ये टाइम t1 था, नीचे से ऊपर जाने वाला टाइम t1 था, ऊपर से नीचे आने वाला टाइम मैं t2 ले रहा हूं। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट।
टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, नीचे आने वाला टाइम। अब क्योंकि यहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है और सिमेट्रिक मोशन है, नीचे से ऊपर गई आपकी बॉल, और आपको पता है ना सिमेट्रिक मोशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगेगा इसमें। जैसे 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 पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और फिर नीचे आते 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 क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। एक टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक मोशन है। कैसा मोशन है, सिमेट्रिक मोशन है। एयर का रेजिस्टेंस है नहीं, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, है ना। लिख देता हूँ इस पॉइंट को, नो एयर रेजिस्टेंस। जगह कम है तो मैं अंग्रेजी थोड़ी टूटी फूटी लिख दे रहा हूँ। हाँ सर, जैसे आप तो बड़े शेक्सपियर है ना कि आपकी बहुत तेज इंग्लिश है, ऐसा मजाक मत उड़ाया करो, देखो मेरा ना बुरा लग जाता मुझे, मैं कच्चे दिल का आदमी। नो एयर रेजिस्टेंस, हमने बोला नो एयर रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि जो T1 है वही T2 के बराबर होगा, T1 T2 के बराबर होगा, मतलब टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब आप एक्सेलरेशन को इंक्लूड नहीं, एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करते हो तो आपका टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो सर कि T2 की वैल्यू भी U/G हो जाएगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। ये देखो T1 इज U/G एंड T2 इज U/G। ओके सर, ओके ओके ओके, तो इसको भी सोन पापड़ी के डब्बे में क्या कर लो, पैक कर लो। ठीक है, ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट भी एकदम क्लियर। अच्छा, अब पूछ लेते हैं कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, या प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है अगर ये पूछ लिया जाए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो होता है कि कितनी देर तक आपकी बॉडी हवा में रही। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितनी देर हवा में रही, बॉडी कितनी देर हवा में रही, बॉडी कितनी देर हवा में रही, कितनी देर हवा में रही, हवा में, एयर में रही। ठीक है ना, बादल बना लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल सा आप लिखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट T1 प्लस T2, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि U/G प्लस U/G इज इक्वल्स टू 2U/G। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हो जाएगी 2U/G, सोन पापड़ी का डब्बा। ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए हम इसको लिखकर अपनी कॉपी में रख लेंगे, अपने नोट्स में रख लेंगे। बहुत ही शानदार, अति उम्दा, मजेदार। ठीक है ना, बहुत शानदार। ये 3 पॉइंट्स जो थे वो हमको 3 केसेस बताकर चले गए। अब हम ये सारी चीजें क्या रखेंगे भाई, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये भी किसी ना किसी टाइप का केस होगा। आओ देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 10 मीटर। लो, अब आपको टावर पे चढ़ा दिया, अब आपको क्या कर दिया, टावर पे चढ़ा दिया, और बोल रहा है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। बार बार हम अपने आप को ये याद दिलाते रहेंगे। चलो, वेरी गुड। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। टावर सीधा बना है, बहुत सीधा बना है सर टावर, तो बहुत बढ़िया। टावर कितना लंबा है, टावर है 10 मीटर का, टावर है 10 मीटर का, टावर है 10 मीटर का। ठीक है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। यहाँ पर बॉल रख दी हमने, ये आपने बॉल रख दी है ना, और इसको छोड़ दिया है, इसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, इसको छोड़ा है। U इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 है। पूछ रहा है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ आने में। अब 10 मीटर दे दिया है तो हम कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, टेंशन मत लो। आ जाओ, चलिए आ जाओ। इनिशियल वेलोसिटी 0, हमको टाइम से लेना देना है। किससे लेना देना है, टाइम से लेना देना है। अब आप ये बोलोगे सर टाइम जो है वो आपने बताया था U/G, है ना। अब जैसे ही आपने U देखा, U 0 हो गया, ये फॉर्मूला गलत हो गया, ये फॉर्मूला गलत हो गया। ये फॉर्मूला आपको तब नहीं लगाना है
ये आपको तब नहीं लगाना है जब कहीं से किसी हाइट से छोड़ा जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को। जब आप फेंकोगे ना किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से इनिशियल वेलोसिटी देके, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे से सरफेस से इनिशियल वेलोसिटी देकर फेंकोगे, तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है T = U/g वाला। ऐसे मत लगा देना कि भैया ले गए और लगा दिया कहीं भी, वहां पर देखा U की वैल्यू ही 0 हो गई तो टाइम बोला सर आंसर तो 0 होगा, आंसर तो क्या होगा सर 0 होगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक। दिमाग लगाना है। देखो पहला पॉइंट दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाएंगे, आओ। मुझे पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूं, ut - ½ gt²। हाँ कि ना, हाँ सर, ओके। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मैं यहां से बॉल को छोड़ रहा हूं, नीचे की तरफ जा रहा हूं, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बताओ मुझे। मैं साइड से छोड़ रहा हूं, यहां नीचे आके बॉल टकरा रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर, जितना हाइट ऑफ टावर है उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में हो रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या इसको आप नेगेटिव लोगे, हाँ सर, -s ले लेंगे, ओके ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इसको कर दो 0, -½ gt²। अब आप देखो माइनस ए माइनस कट जाएगा, 2s अपॉन g का रूट अगर मैं लगा दूं तो मुझे मिल जाएगा टाइम, कितने टाइम तक ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, अरे हाँ कि ना। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जाता है, T = √2h अपॉन g, 2h अपॉन g। h इज द हाइट ऑफ टार, 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 h इज द हाइट ऑफ टावर। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। तो अगली बार से अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि किसी पर्टिकुलर टावर पर ले जाकर मैंने किसी बॉल को छोड़ दिया, तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो कि कितने टाइम में वो नीचे आकर टकरा जाएगी, है ना। इसमें आपको कोई इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। T = √2 टाइम्स ऑफ h की वैल्यू कितनी है 10 मीटर डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ h की वैल्यू नेगेटिव मत पुट कर देना, यहाँ h की वैल्यू नेगेटिव मत पुट कर देना भैया, है ना। आप ऑलरेडी यहाँ पर पुट करके नेगेटिव फाइनल आप रिलेशन ला चुके हो। चलिए तो 2 × 10/10, मैं g की वैल्यू 10 ले लूँ, g की वैल्यू मैं 10 मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, तो टाइम कितना लगा, √2 सेकेंड। √2 सेकेंड बाद आपकी जो बॉल है वो क्या कर जाएगी, जमीन से आके टकरा जाएगी। नेक्स्ट, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब यहां पर जस्ट हिटिंग के पहले वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको निकालना है। अच्छा, निकाल लेते हैं। मुझे अगर टाइम पता चल गया है, तो क्या मैं वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए। मेरी चाहते सेकेंड, v = u - gt, v = u - gt। मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 0 दी गई है, -g। t की वैल्यू कितनी निकाली आपने, √2h/g, √2h/g, ठीक है ना। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो v की वैल्यू आ रही है वो -g √2h/g आ रही है, √2h/g आ रही है, ठीक है, पक्का, हाँ सर एकदम पक्का। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पर आप देखो v की वैल्यू माइनस क्यों आ रही है, ये v की वैल्यू माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो भाई, आंसर आपको निकालना है अगर, तो आप वैल्यू पुट करके देख लो। तो v = -10 √2 टाइम्स ऑफ 10 अपॉन 10 कट गया, 10 √2। चलो तो वेलोसिटी कितनी आ गई, -10 √2 मीटर पर सेकेंड, -10 √2 मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखना है तो याद कर लो, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये इक्वेशन लगाते आती है तो बस खत्म, खल्लास, फिनिश, आंसर आप फटाक से निकाल लोगे, ठीक है। क्लियर है 100%, हाँ सर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिएगा, T = √2 सेकेंड जो हमने लिखा है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा लीजिएगा, ज्यादा सही आंसर वही है। क्यों सर प्लस माइनस क्यों लगा, अरे रूट लगा है ना, क्योंकि भाई देखो तो ये हो जाएगा T = +- √2 सेकेंड इज योर आंसर, है ना, +- √2।
माइनस वाली वैल्यू को तो आप वैसे भी नहीं लोगे, तो आंसर आपका वैसे भी +√2 ही आने वाला है। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं। चलो भाई एक और क्वेश्चन, उसमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी हमें। आइए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ अवेलो। अब ये लो, ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे पता था ना ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये आपसे ना बहुत सारी चीजें करवाएंगे। लो, एक टावर बनाएंगे पहले अपन, ठीक। टावर बनाने के बाद हम बनाएंगे एक सरफेस, ये बना लिया हमने सरफेस, ठीक। इस टावर की हाइट है 40 मीटर, टावर की हाइट दे दी है 40 मीटर, 40 मीटर, और एट अ स्पीड ऑफ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ से बॉल को पकड़ो और इसको प्रोजेक्ट करना है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, अब इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकंड की। ओके, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। देखो ये सब तो हम कर लेंगे, पहले बताओ होगा क्या। बॉल को आप ऐसे ऊपर की तरफ फेंकोगे तो बॉल इसी पाथ को फॉलो करके नीचे आएगी, लेकिन समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं, समझने के लिए, है ना, सिर्फ समझने के लिए। नहीं तो 1 डायमेंशनल मोशन है, यही पाथ को फॉलो करके वापस नीचे आ जाएगी आपकी बॉल या स्टोन जो भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ओके सर, अब आ जाओ, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। अब ये मैक्सिमम हाइट कहाँ से है, चलो मैं आपसे बोल देता हूँ, मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितनी रीच हो जाएगी। पहले तो आप ये बताओ यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो हम नाप ही लेंगे, 40 ऐड कर देंगे ना। मुझे ये बताओ ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये एच मैक्स कितनी है बताओ। तो मैंने बोला कि ठीक है तो बता दूंगा, मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के यहाँ कहीं जो वेलोसिटी होगी वो 0 होनी है इधर पे, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे हम, वही काम करेंगे हम वापस भैया कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहे हैं, वहाँ 0 हो जा रही, तो v² = u² - 2gs लगा ले। या अगर हमारे पास थोड़ा सा दिमाग है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे सीधे, u²/2g। कहाँ गया, कहाँ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, u²/2g। सेम वही है ना, सेम वही चीज़ है कि हम यहाँ से बॉल को फेंक रहे हैं, कहाँ गई, यहाँ से हम बॉल को फेंक रहे हैं, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कुछ भी नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन लगातार लग रहा है नीचे की तरफ -g, और ये कांस्टेंट है और कुछ लग नहीं रहा है। अगर आपको समझना है तो अभी हम नए फेज में हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो हम समझते हैं धीरे धीरे करके। तो पहले पॉइंट के लिए हम ये बोल सकते हैं कि v² = u² - 2g, h मैक्स हमें निकालना है। s की वैल्यू कितनी हो गई, h मैक्स हो गई, नीचे से ऊपर तक। हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ध्यान रखना मोशन कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी 0 हो गई है, फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है, तो मैंने फाइनल वेलोसिटी 0 कर दी। इनिशियल वेलोसिटी u² है -2g h मैक्स। देखो वही चीज़ आ रही है क्या, देखो वही चीज़ आ रही है क्या, हाँ सर, h मैक्स = u²/2g, u²/2g आ गया ना। अब आप वो फॉर्मूला अगर डायरेक्ट यूज कर लेते तो हमारे पास इतना टाइम बच जाता जो हमने किया। कोई बात नहीं सर, हमको समझाने के लिए आप टाइम दे रहे हो ना, तो लगाओ टाइम, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। तो h मैक्स कितना हो जाएगा, h मैक्स = आपने फेंका कितना, किस वेलोसिटी से फेंका, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g। g की वैल्यू मैं 10 लेकर चल रहा हूँ, g की वैल्यू मैं मान कर चल रहा हूँ 10 है ना। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 5/4 मीटर, 5/4 मीटर। h मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 मीटर। क्या आपको कोई दिक्कत इससे, नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे भाई 5 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10, तो 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 5/4 मीटर आ गया है। चलिए वेरी गुड, इसको भी आप क्या करो, सोन पापड़ी के डब्बे में बंद कर लो। चलिए नेक्स्ट है टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन भाई, दिस इज द मीन पोजीशन, ये आपकी मीन पोजीशन है, दिस इज योर मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है आपकी। आपने जब बॉल को यहां से फेंका और घूम के जब बॉल वापस यहां आ जाएगी तो आप इसको बोलोगे कि अपनी मीन पोजीशन पर आ गई है। आपने बॉल को यहां से फेंका, ठीक है ना, और जब बॉल घूमकर वापस यहां आ जाएगी, है ना, तब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, वो बात अलग है। इसके बारे में कुछ जानेंगे हम, ये अच्छी बात है, अच्छा कंसेप्ट है, समझेंगे, टेंशन मत लो। बॉल को जब फेंका, बॉल घूम के वापस आई तो अपनी मीन पोजीशन पर आएगी वो, ठीक है ना, अपनी मीन पोजीशन पर आएगी वो। तो वो पूछ रहा है टाइम व्हेन इट पासेस
फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कितने टाइम बाद वो अपनी मीन पोजीशन पर आएगी। तो मैंने अब यहाँ पर दिमाग लगाना चालू कर दिया, जैसे यहाँ पर मैंने दिमाग लगाना चाहिए था ना u²/2g का, मैंने यहाँ दिमाग लगाना चालू कर दिया। क्या बोला मैंने बोला कि सर जितने टाइम में एयर का रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, एयर का रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि t टाइम में आपकी बॉल यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँच रही है, इसको आप टाइम ऑफ असेंट बोलते हो। इतने ही टाइम t1 में यानी कि t2 जिसको आप t1 = t2 बोलोगे, टाइम ऑफ डिसेंट लगेगा और बॉल यहाँ आ जाएगी। सिमेट्रिक मोशन आप ही ने तो बताया था, आप ही ने तो बताया था। अरे हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो, सही पकड़ा बेटा, सही पकड़ा है। क्या? सेकेंड पॉइंट, टाइम when the ball या स्टोन क्या है, when the ball passes through its mean position is equal to time of ascent plus time of descent plus time of descent। ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो जैसे ही आपने ये चीज पकड़ी और मैंने बोला यार ये तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, तो टोटल टाइम t जो होगा वो t1 प्लस t2 के बराबर होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ u/g के बराबर होगा। मतलब टाइम कितना लगेगा, 2 इंटू किस वेलोसिटी से आपने फेंका था, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, अपॉन 10 to u/g, तो 2 पंचे 10, 5 से 5 काट लिया, कितना बचा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद आपकी ये जो बॉल है घूमकर यहाँ आ जाएगी मीन पोजीशन पे। बहुत बढ़िया। लेकिन और भी लोग होंगे ऐसे, और भी बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा अलग तरीके से सोच रहे होंगे। मैंने आपको बोला था इक्वेशन ऑफ मोशन और कुछ नहीं है, जादू है, जादू। आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो, आंसर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कि सुनो, वो आपने पिक्चर देखी ना, चुप के उसमें राजपाल यादव रहता है, वो जाकर बोलता है उससे कि इसको बिल्कुल नहीं आता, मुझे कपड़ा धोना बहुत अच्छे से आता है, मैं सारे कपड़े धो दूंगा। फिर बोलता है कि भाई मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं आता जूते पॉलिश करना, इसको बहुत अच्छे से आता है, ये कर देगा। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, वो बोलती है भाई मुझे बहुत अच्छे से आता है, अपने आप निकाल देती है वो। आप तो बस उसको काम दे दो, वो काम करके आपको दे देगी सीधा। बस आपका दिमाग चलना चाहिए क्वेश्चन ऑफ मोशन में। चलो जैसे हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड वाले, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आओ, क्या करना है सर, फटाफट समझेंगे। देखो हमारा ये टावर था, सेकंड वाले को समझाने की कोशिश कर रहा हूं दूसरे तरीके से। हमारे टावर से ऊपर फेंका हमने 5 मीटर पर सेकेंड से अपनी उसको, नीचे लिख देता हूं उसको जरा, ये हमारा टावर के ऊपर से हमने फेंका u = 5 मीटर पर सेकेंड से अपनी बॉल को, है ना। बॉल ऊपर गई, घूम कर आई मीन पोजीशन पर, ठीक है ना। इस मीन पोजीशन पर ध्यान से देखो, ये टावर था, इस मीन पोजीशन पर आप देखो, अगर यहाँ से चला और घूम कर यहीं आ गया मीन पोजीशन पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अरे भाई मीन पोजीशन से चला, घूम के मीन पोजीशन पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना। यहां पर आप देखो, आफ्टर रिटर्निंग टू द मीन पोजीशन, आफ्टर रिटर्निंग टू द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये बात पक्की हो गई कि नहीं हो गई। तो मैंने यहां पर इक्वेशन लगा दी, s = ut - ½ gt²। आपको t ही तो निकालना था, हाँ। s कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5, आपको t निकालना है, -½ g की वैल्यू 10 t², ठीक है ना। 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5t², ये आप इधर लेगा 5t² - 5t = 0। आपने यहाँ से 5t कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, t - 1 = 0। या तो 5t = 0 होगा, या तो t - 1 = 0 होगा। अरे हाँ कि ना, t की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती। अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता ना, t = 0 कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकंड के बराबर। आंसर आया कि नहीं आया, आंसर वही आया ना। अरे आंसर वही आया कि नहीं आया। देखो t की वैल्यू 1 सेकंड आई थी, t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकंड आ गई। आपने दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है यहाँ पर, ये देखो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है, लेकिन डेटा एकदम सही क्या बोलते हैं उसको, फिल किया है।
डेटा एकदम सही पुट किया था आपने, तो आंसर आपका एकदम परफेक्ट आया, परफेक्ट आया। अब यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट और बताना चाहूंगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आपने वो कंसेप्ट तो बताया ही नहीं। तो सब्र करो यार, सब्र करोगे सब पता चलेगा, टेंशन नको, टेंशन नको। यहां पर ध्यान से देखो, थोड़ा मोटा कर लेता हूं पेन, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्कशन अच्छा करना है। जब आपने अपनी बॉल को फेंका, ठीक, और बॉल घूमकर वापस मीन पोजीशन में आ गई, आपने अपनी बॉल को फेंका और बॉल घूम के वापस मीन पोजीशन में आ गई, ये इस तरीके से ना, थोड़ा मैंने इस तरीके से बना दिया, दूर दूर वैसे तो एक ही पाथ को फॉलो करेगी वो। अरे आप ऐसे फेंकोगे बॉल को तो बॉल उसी पाथ से वापस नीचे आएगी। ये देखो ना भाई, ये कैलकुलेटर फेंका मैंने, ये देखो कैलकुलेटर फेंका, जिस पाथ में फेंका उसी पाथ से वापस आ रहा है, जिस लाइन में गया उसी लाइन से वापस आ रहा है। लेकिन हमको क्योंकि समझना है, हमको क्या है, समझना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपने ऊपर की तरफ फेंका, आपने जब ऊपर की तरफ फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दे दी, 5 मीटर पर सेकेंड की। ध्यान से सुनना, है ना। कंसेप्ट बताऊंगा मैं यहाँ पे, हैशटैग कंसेप्ट। वो क्या है कि जब आप मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ोगे, मोशन इन वन डायमेंशन में मोशन अंडर ग्रेविटी आप पढ़ रहे होगे, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आपने अपनी बॉल को फेंका, किसी भी, आगे नोट में भी आपको एक चीज दिखेगी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आप देखोगे एक दो पोजीशन हो सकती है, मतलब दो अलग अलग टाइम होंगे। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर, नहीं समझ में आ रही। अच्छा चलो इधर देखो, ये देखो, इधर देखना, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। जब आप अपनी बॉल को नीचे आते देखोगे, माना मैंने कि बॉल अब नीचे आने लग गई, बॉल अब नीचे आने लग गई, है ना, यहाँ पर आ गई बॉल नीचे, ठीक है, ओके ओके ओके। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इस टाइम पर, जब इस मोमेंट पर देखोगे यहाँ पर, तो बॉल यहाँ पर जब ऊपर जा रही है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लीजिए v1 वेलोसिटी होगी, हाँ कि ना। और जब इसी पर्टिकुलर पोजीशन पर फिर से एक बार बॉल आएगी, देखो इसी पर्टिकुलर पोजीशन पर फिर से एक बार बॉल आएगी और उसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1 ही होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यही बात समझ में आ गई सर? आ गई, क्योंकि क्या है, सिमेट्रिक मोशन है, बता चुका हूं मैं आपको, मोशन सिमेट्रिक है और एयर का रेजिस्टेंस हम क्या कर चुके हैं, निगलेक्ट कर चुके हैं। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने जब अपनी इस बॉल को फेंका तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड की। जब बॉल घूमकर वापस इस मीन पोजीशन पर आएगी तो इसके पास फिर से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी नीचे की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ। कंजर्वेशन है भैया, चीजों का कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, एनर्जी कहीं लॉस हो ही नहीं रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सिमेट्रिक मोशन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब बॉल घूमकर अपनी मीन पोजीशन पर आ रही है, जब बॉल घूमकर अपनी मीन पोजीशन पर आ रही है वापस, तो एक टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, और जब वो मीन पोजीशन पर घूमकर आएगी तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी, कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है, इसलिए इसको मैं -5 मीटर पर सेकेंड बोल रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो आप टाइम यहां से भी निकाल सकते हो, कैसे? हम यहाँ इक्वेशन लगाएंगे v = u + at। ये कंसेप्ट है, समझ गए कि नहीं समझे? ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट है ना। फिर से एक बार बता दूं, लो भाई फिर से एक बार देख लो कि अगर आपने बॉल को यहाँ पकड़ा और बॉल को ऐसे फेंका, बॉल जब नीचे आके गिरेगी तो इस पर्टिकुलर मीन पोजीशन पर, इस पर्टिकुलर मीन पोजीशन पर ऊपर जाते हुए अगर मान लो v वेलोसिटी है या v1 वेलोसिटी है इस बॉल के पास, तो इसी पोजीशन पर जब बॉल घूमकर वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी v1 ही होगी, बट नीचे की डायरेक्शन में, बट नीचे की डायरेक्शन में। बात समझे? हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ये समझ गए तो इससे भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कैसे? v = u + at, u - gt लगा के, u - gt लगा के। कैसे? इस मीन पोजीशन पर फाइनल वेलोसिटी आपने बोली -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, -10 × t, तो -5 = -10t, -10 अपॉन -10 = t। t की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेकेंड। समझ गए? हाँ सर समझ गए। पक्का? हाँ सर पक्का। 100%? हाँ सर 100%। तो आप देखो एक ही क्वेश्चन को जो सेकंड वाला पार्ट था उसको हमने कितने तरीके से कर लिया, एक तो ये तरीका, एक ये तरीका और एक ये तरीका। वाह मजा आ गया, शानदार। इसलिए बोल रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन जादू है यार, मजा आ जाता है। आइए भाई थर्ड पार्ट बचता है, थर्ड पार्ट देखें। अच्छा फोर्थ भी है, थर्ड क्या बोल रहा है?
फाइंड स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितनी वेलोसिटी होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितनी वेलोसिटी होगी। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया है, आपसे पूछ लेता हूं। मान लीजिए ये आपका सरफेस है, आपने इससे अपनी बॉल फेंकी कोई, ठीक है ना, ये आपकी बॉल थी, आपने इसे फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। ये बॉल जब ऊपर जाके नीचे आएगी, ये बॉल जब ऊपर जाकर नीचे आ जाएगी, नीचे आकर जस्ट टकराएगी जमीन से, तो मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ। जब आप इसे जमीन से फेंक रहे थे तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी ऊपर की तरफ, और जब ये घूम कर नीचे आकर टकराएगी तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी होगी। तो अभी आपको मैंने बताया भाई कि एक ही पोजीशन पर देख सकते हो आप, ये देखो जब अपनी पोजीशन पर लौट कर आती है बॉल तो उसकी उतनी ही वेलोसिटी होती है जो उस पोजीशन पर पहले थी। यहाँ पर अगर 10 मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ भी गिरने से पहले, जस्ट गिरने से पहले कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन नीचे की तरफ होगी। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो मैं थर्ड वाला पॉइंट यहीं से सॉल्व कर दूं क्या, थर्ड वाला मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। सर आप जगह इतनी क्यों बचाते हैं, आप इतनी जगह क्यों बचाते हैं, या तुमने ऐसा अगर बोल दिया ना तो अब तो मैं नया पेज यूज़ करूँगा, अब मैं नया पेज यूज़ करूँगा। क्या है ना, वो फिर से डायग्राम बनाओ, इससे अच्छा है कि वहीं बता दो। तो सर वहीं बताओ फिर। हाँ ये आप सही बोल रहे हो, तो मैं उसको डिलीट करता हूँ यार, वहीं बताता हूँ, वहाँ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, सामने डायग्राम भी है ना। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम, कहाँ गया, हाँ थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। स्पीड ऑफ द बॉल v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs लगा दूं क्या मैं इसमें, माइनस 2gs लगा दूं क्या, देखते हैं। हमको v की वैल्यू निकालनी है, u की आपको दी गई है, s की वैल्यू आपको पता है क्या, हाँ सर पता है, हाँ सर पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर आप बॉल को यहाँ से फेंकोगे और बॉल घूमकर यहाँ आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 40 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हुआ किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। हुआ किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम बोल सकते हैं एस की वैल्यू कितनी होगी, -40 मीटर, ठीक। यू की वैल्यू कितनी होगी, यू तो पॉजिटिव में ही है क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। और ए की वैल्यू आपने -g ऑलरेडी रख दी है। चलो आओ निकालते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ g, g की वैल्यू मैंने 10 ले ली है, इंटू s कितना है -40, तो ये प्लस हो जाएगा, हाँ सर प्लस हो जाएगा। चलो तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 4 दूनी 8, 800, हाँ 40 दूनी 80 और ये हो जाएगा 800, ठीक है 825। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √2 825, प्लस माइनस √825 मीटर पर सेकेंड। खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात, खत्म 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 खत्म। वाह बहुत ही शानदार। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो वो ये होगी v इज इक्वल टू प्लस माइनस √825 मीटर पर सेकेंड। पक्का, हाँ सर। क्या लगाया है, इक्वेशन ऑफ मोशन और साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन। बाकी जगह साइन कन्वेंशन यूज किया है हमने कि नहीं किया, देखो किया है, बिल्कुल किया है। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर आपने -5 क्यों ली, क्योंकि नीचे की तरफ थी, साइन कन्वेंशन का यूज किया हमने। यहाँ तो चलो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो साइन कन्वेंशन की जरूरत आपको यहाँ पर थी ही नहीं। चलो बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगा इस बॉल को यहां से नीचे आने में। अच्छा, कितना टाइम लगा इस बॉल को यहां से नीचे आने में। कई लोग इसको दो तरीके से, एक मतलब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं, उससे करूंगा नहीं, लंबा तरीका है। दूसरा तरीका मैं अपना वाला आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। देखो क्या सर, अब नया डायग्राम चाहिए, अब चाहिए नया डायग्राम, अब चाहिए नया डायग्राम। ठीक है यार, नया डायग्राम बनाते हैं। आओ चलिए, ये बॉल थी, इस बॉल को फेंका, बॉल नीचे आके गिर गई, ठीक है ना। बॉल नीचे आके ये ऐसे गिर गई, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, टावर है। हमारा टावर होता ना सर अगर ये, तो हम पढ़ाई छोड़ चुके होते। हमारा टावर होता तो हमारे पास पैसा होता, पैसा होता तो हम पढ़ ही नहीं रहे होते। अरे तुम लोग यार, ये हो गया u 5 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका, ठीक।
यहाँ अगर आप वेलोसिटी निकाल चुके हो, v इज इक्वल टू कितनी आ गई है, √825 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वहां पर भी दो वैल्यू आई है, एक पॉजिटिव आई है, एक नेगेटिव आई है, एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, एक नेगेटिव आई है। देखो एक पॉजिटिव आई, एक नेगेटिव आई, आप कौन सी चूज करोगे, नेगेटिव चूज करोगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आप वेलोसिटी क्या चूज करोगे, -√825 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन आपको बता रहा है कि नीचे की तरफ वेलोसिटी है, ठीक है ना। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा। ये 40 मीटर का क्या है, टावर है। कितने मीटर का, 40 मीटर का टावर है। कई लोग क्या करेंगे, उनको पता है कि मीन पोजीशन पर जो बॉल आई है घूम के, मीन पोजीशन पर जो बॉल घूम के आई है, कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड, है ना। और कैलकुलेशन फिर यहाँ से चालू कर देंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको वेलोसिटी भी पता चल गई है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी भी पता है कितनी है, नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। माइनस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ ऑलरेडी बना दी है ना। तो आपको यहाँ वेलोसिटी पता है, यहाँ वेलोसिटी पता है, आप आराम से निकाल सकते हो टी की वैल्यू, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, मैं उससे जाना नहीं चाहता। मैं क्या लगाऊंगा, मैं सीधे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। हाफ तो नहीं होगा, माइनस होगा, लगा देता हूँ मैं माइनस यहीं पर, माइनस हाफ GT²। ये समझ गए ना आप कि बार बार एक्सेलरेशन को माइनस जी क्यों ले रहा हूँ, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है क्योंकि आपका एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यहाँ से जब आपने बॉल को यहाँ फेंक दिया, मतलब यहाँ से आपने बॉल को ऊपर फेंका और बॉल आके नीचे टकराई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 40 मीटर। लेकिन नीचे की तरफ हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, तो s की वैल्यू हो जाएगा -40 मीटर, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। a की वैल्यू आपने ऑलरेडी -g पुट कर दी है, आपको क्या निकालना है, t निकालना है। तो s इज इक्वल टू -40 इज इक्वल टू 5 इंटू टी माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये कटा 5 से अगर मैं इसको काट दूँ तो -8t माइनस कितना हो जाएगा, t²। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया t² माइनस t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। t² माइनस टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो सटासट निकाल लो भाई। क्या होगी इसकी वैल्यू, -b यानी कि हो जाएगा -1 प्लस 1 प्लस माइनस √b² 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू c -8 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए यानी कि 2 इंटू 1। कितना हुआ, 1 प्लस माइनस √8 चौको 32 1 प्लस 32 डिवाइड बाय 2। 32 प्लस 1 इज 33, तो 1 प्लस यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √33 डिवाइड बाय 2। माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस √33 डिवाइड बाय 2। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो आप समझ गए ना कि ये क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितने 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 कंसेप्ट सामने आए। एक ही क्वेश्चन को करने के हो सकता है 3 तरीके हो, आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि उन 3 तरीकों में से आपको कौन सा पकड़ना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपको कौन सा जो टाइप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कौन सा तरीका है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो अडैप्ट करना है जिससे जल्दी आंसर आए, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था उसका जल्दी आंसर लाने का सबसे अच्छा तरीका यही था, सीधे सीधे आप आंसर ले आए। नहीं तो और भी तरीके थे, एक तरीका ये था, एक तरीका ये था, आंसर सबसे आया, लेकिन टाइम कंज्यूम हुआ। क्या हुआ, टाइम कंज्यूम हुआ, हमको उससे बचना है। और धीरे धीरे ही आएगा, एकदम से सब कुछ आपको जीवन में नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन भाई अब फटाफट करेंगे, क्वेश्चन आ गया है, फटाफट करेंगे। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, उसको फेंका गया है कितने, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल 0.2 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 0.2 सेकेंड पहले आपको क्या निकालना है, उसकी क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। चलो, तो मैंने माना, फटाफट आपको एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये बेस है हमारा, ये सरफेस है। इस सरफेस से आपने कोई बॉल ली और उस बॉल को आपने इनिशियल वेलोसिटी 10 या इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है ना। मैक्सिमम हाइट में अगर आप t टाइम तक पहुंच रहे हो तो बोल रहा है t से 0.2 सेकेंड पहले आपको बताना है कि कितनी स्पीड थी। तो मान लीजिए यहाँ से
यहाँ पर आपका टाइम कितना है, यहाँ पर आपका टाइम है t माइनस 0.2 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, स्पीड निकाल कर बताना है। तो पहले t तो पता चल जाए, कितने टाइम में आप मैक्सिमम हाइट तक पहुंचोगे। तो आपको पता है जो टाइम ऑफ असेंट होता है वो होता है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाला टाइम। मैक्सिमम हाइट में आप जो पहुंचने के लिए टाइम लगता है आपको, आप उसको टाइम ऑफ असेंट बोलते हो। वो कैसे निकलता है, u/g से निकलता है। u का फॉर्मूला, आप u की वैल्यू आपको 10 दी गई है, g आप 10 मान ले रहे हो, 10 से 10 कटा कितना आ गया, 1 सेकेंड। एक सेकेंड में आप मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाओगे, इतने टाइम में आप मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाओगे। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड। लेकिन वो बोल रहा है कि 1 सेकेंड पे नहीं, 1 सेकेंड से 0.2 सेकेंड पहले आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। मतलब आपको 0.8 सेकेंड पर 0.8 सेकेंड पर क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। ठीक है भाई, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाया, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। यहाँ पर अगर आपको स्पीड निकालनी है, इनिशियल कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस जी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस जी, और t की वैल्यू आपने कितनी लिख ली है, t माइनस यानी कि 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2। चलिए, तो v इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 0.2 इज 0.8, पॉइंट हटाया 10 कट गया इससे, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, तो आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। लो, 10 मीटर पर सेकेंड से चालू हुए थे, 2 मीटर पर सेकेंड पर आ गया, धीरे धीरे करके स्पीड कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अरे होगा कि नहीं होगा, आप बॉल को फेंक रहे हो तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होनी है, तो वेलोसिटी गिरती जाएगी ना। सही आया आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो होना ज़रूरी है, इस क्वेश्चन के बिना आपका मोशन अंडर ग्रेविटी अधूरा सा है। A balloon starts rising upward with a constant speed of 10 meter per second. When balloon reaches a height of 200 meter above the ground, a stone is dropped from it. ठीक है, जो बोला गया है वो करना पड़ेगा, जो बोला गया है वो करना पड़ेगा। ठीक है, एक बलून बनाते हैं, यह है बलून आपका, ये बलून है, यहाँ से मैं एक टोकरी ये से लटका देता हूँ। ठीक है ना, ये टोकरी मैंने यहाँ से लटका दी है। बलून स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो बलून की स्पीड आपको कितनी दे दी गई है, कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड दे दी गई है ना, ये वेलोसिटी ऑफ बलून है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट रीचेस टू अ हाइट ऑफ 200 मीटर अबव द ग्राउंड, कितना है भाई अबव द ग्राउंड, कितना ऊपर आ गया है, 200 मीटर, 200 मीटर अबव द ग्राउंड, 200 मीटर अबव द ग्राउंड आ गया है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, एक स्टोन क्या निकाला गया, निकाल के उसको फेंक दिया गया। स्टोन निकाला, ऐसे आप लोग टॉफी खा के फेंक देते हो ना, आप कहीं भी गए ऊंची जगह से मन बहुत करता है, ऐसे आप ऊंची जगह पहुंचो, मन करता है कुछ फेंक दो यहाँ से। ये तो कई बच्चे तो थूक देते हैं, कुछ ना कुछ तो फेंकने का बड़ा मन करता है। तो आपने यहाँ से क्या किया, आपके हाथ में एक छोटा सा पत्थर था, आपने उसको ऐसे फेंक दिया। तो उसको थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ मैं, है ना। ये पत्थर आपने ऐसे फेंक दिया, छोड़ दिया है मतलब, है ना, उसको इनिशियल स्पीड नहीं दिया, उसको ऐसे छोड़ दिया है। ठीक है, ओके। टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, कितने टाइम में ये स्टोन नीचे आ जाएगा, कितने टाइम में ये स्टोन नीचे आ जाएगा। अब जरा मोशन को समझो, पहले तो आप क्या कर रहे थे भाई, एक टावर पर चढ़कर वहां से फेंक दे रहे थे अपने पत्थर को, टावर पे चढ़ के एक पत्थर को आप ऐसे फेंक दे रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप ऐसी गाड़ी पर सवार हो जो चलती गाड़ी है। कैसी गाड़ी है, चलती गाड़ी। अब मान लो आप एक ट्रेन में हो, आपने देखा होगा ना, कई लोग चलती ट्रेन से उतरते हैं, तो जैसे ही उतरते हैं तो थोड़ी देर ऐसे भागते रहते हैं, देखा होगा ना आपने। चलती ट्रेन है, स्पीड में है ट्रेन, उससे उतर जाते हैं वो प्लेटफॉर्म पे, जैसे ही पैर रखते हैं ऐसे भाग के थोड़ा आगे जाके रुकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास वेलोसिटी होती है, जो स्पीड ट्रेन की होती है वही स्पीड उनकी भी होती है, क्योंकि वो ट्रेन का हिस्सा होते हैं। जब तक वो ट्रेन से जुड़े रहते हैं, जब तक उनकी बॉडी ट्रेन से जुड़ी रहती है, वो ट्रेन का हिस्सा होते हैं। और जैसे ही वो ट्रेन से अलग होते हैं तो उनके साथ वही स्पीड आ जाती है उनमें जो ट्रेन की स्पीड थी। चलती ट्रेन से जब कोई इंसान उतरता है, आप देखिएगा स्टेशन में, जब भी हाँ सर हमको यही टाइम, हम यही काम है ना कि हम देखते रहे, अरे तो देखो ना, समझ में आएगा। चलती ट्रेन से जब आप खुद कभी नहीं, चलती ट्रेन से उतरना गलत बात है, गलत सर, नहीं, गलत चीज मत सिखाओ, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप दूसरों को देखो, जो कर रहे हैं उनको देखो। तो जो चलती ट्रेन से उतरते हैं, जब वो पैर रखते हैं तो थोड़ी दूर तक ऐसे भागते रहते हैं, इसलिए क्योंकि जब वो ट्रेन से अलग होते हैं तो उनके अंदर एक स्पीड रह जाती है जो ट्रेन की ही होती है ना। वैसे ही जब आप इस पत्थर को छोड़ोगे, ऐसे हल्के से छोड़ दोगे, तो ये पत्थर सीधे यहाँ नीचे नहीं जाएगा। क्यों, पत्थर के पास क्योंकि कौन सी स्पीड होगी, वही स्पीड जो कि बलून के पास है, और वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे इसके पास इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी।
इनिशियली पत्थर के पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी, है ना, जिसके कारण ये पत्थर क्या करेगा, ऊपर उठेगा, जिसके कारण ये पत्थर क्या करेगा, ऊपर उठेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास इनिशियल स्पीड है इस डायरेक्शन में, ये ऊपर उठेगा जाएगा और उसके बाद यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी और उसके बाद वो नीचे उतर कर आएगा और जमीन से टकरा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा केस बदल गया है, अब यहाँ पर इसके पास क्या है भैया, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ओके, हमसे टाइम पूछा है, हम अभी निकाल देंगे। मोशन समझ गए ना, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हम मोशन समझ गए। पहला पार्ट क्वेश्चन में हमको निकालना है टाइम, तो हम इक्वेशन लगा रहे हैं एस, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर यहाँ से स्टोन को आप फेंकोगे, स्टोन नीचे आके गिरेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा भैया, यहाँ से फेंका मतलब 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये आपका इनिशियल पॉइंट है ना, यहाँ से आपको देखना है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, एस इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है ना, एस की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एस नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है कितना, माइनस 200 मीटर का। ठीक है, टाइम आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पॉजिटिव दी गई है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या भाई, टाइम आपको निकालना है, तो एस की जगह मैंने पुट किया माइनस 200 मीटर इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू मैंने रखी 10 इंटू टी माइनस हाफ, जी की वैल्यू मैंने रखी 10, ये हो गया टी स्क्वायर। काटो भाई, कट्टस पिट्टस करो, 2 पंचे 10, तो कितना आ रहा है, इसको इधर ले जाता हूँ, थोड़ा बोर्ड चमक रहा है मुझे, माफ कीजिएगा। 5t स्क्वायर में उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। सही लिखा है, थोड़ा हट के देख लूँ, 5t स्क्वायर उधर जाएगा माइनस 10t और ये जाएगा माइनस 200। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t, t स्क्वायर माइनस 2t हो जाएगा 5 चौको 20, 0, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 40। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आपका आंसर क्या करेगा, मिल जाएगा। किस चीज का, टाइम का, कितने टाइम में। अब 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आ जाएगी, एक नेगेटिव आ जाएगी, तो आप आंसर कौन सा ले लोगे, पॉजिटिव वाला। तो आपको टाइम पता चल जाएगा, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। बहुत बढ़िया, कंसेप्ट समझ में आया कि जब आपने स्टोन को फेंका तो स्टोन के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, स्टोन के पास उतनी ही स्पीड थी, उतनी वेलोसिटी थी जो बलून की थी, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके कारण आपका स्टोन थोड़ी देर तक ऊपर उठेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव, 0 वेलोसिटी अचीव करेगा और नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसको आप मैक्सिमम हाइट भी तो बोलोगे, यहाँ से जहाँ से छोड़ा गया है वहाँ से इसको आप बोलोगे कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर रहा है, एच मैक्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, कितनी हाइट अटेन की है वो आपको बताना है। बहुत सिंपल है, कैसे, आपको पता है इस पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको यू पता है, अरे हाँ कि ना, एक्सेलरेशन माइनस जी आपको पता है, तो आप मैक्सिमम हाइट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका सॉल्व, सेकंड पार्ट अब इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है, तो हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, या s को मैं h मैक्स बोल देता हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं सर, s को मैंने क्या बोल दिया है, h मैक्स बोल दिया। चलो, तो v स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, u कितना है 5 ना, कि 10 है, नहीं 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू h मैक्स, इंटू h मैक्स। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा माइनस, सॉरी इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 20 h मैक्स, 20 h मैक्स इज इक्वल टू 100, है ना। h मैक्स कितना आ जाएगा 5 मीटर, h मैक्स कितना आ गया 5 मीटर, मतलब ये वैल्यू आ गई है आपकी कितनी 5 मीटर। तो यहां से मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी 200 और 5, 205 मीटर। ठीक है, 205 मीटर। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन एंड द बलून आफ्टर 3 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड द बलून आफ्टर 3 सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, पानी वानी पी लो, अगर दिमाग नहीं चला तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पानी पी लो, सांस ले लो लंबी लंबी, फिर आप इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आओ थर्ड पॉइंट, तीसरा केस जो है वो समझेंगे। तीसरा केस में क्या हो रहा है, देखो आपका बलून है एक तो, है ना, एक तो आपका बलून है, ये आपका बलून है, ठीक है।
यहाँ से वो है इनिशियली कितना आपने देखा था 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक, यहाँ से जब आपने स्टोन को फेंका, जब आपने स्टोन को यहाँ पर छोड़ा तो स्टोन के पास कितनी आ गई इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको समझ में आई। बलून की कितनी थी, बलून की भी 10 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन ये कांस्टेंट थी। ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इस पर लगातार ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। सर वो तो बलून पर भी कर रहा है, लेकिन बलून के लिए क्वेश्चन में बोल दिया गया है ना कि कांस्टेंट स्पीड बनी हुई है, तो हम उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। हमको इसके लिए क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, क्वेश्चन ही भूल गया मैं तो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड द बलून आफ्टर 3 सेकंड। अच्छा, स्टोन और बलून के बीच में आपको कितना डिस्टेंस है, 3 सेकंड बाद ये निकालना है, 3 सेकंड बाद। तो हम ये देखते हैं कि पहले ही जो स्टोन है ये 3 सेकंड बाद कहाँ पाया जाएगा। हम यहाँ से देख रहे हैं भाई, हम यहाँ से देख रहे हैं कि स्टोन यहाँ से 3 सेकंड बाद कहाँ पाया जाएगा। ठीक है ना, हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है। चलिए, तो हमको s की वैल्यू नहीं पता, हमको टाइम पता है 3 सेकंड के बाद हमें निकालना है, और क्या पता है, इनिशियल स्पीड आपको पता है। चलिए, और a की वैल्यू -g के बराबर है, ये भी आपको पता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। मैंने बोला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लग सकता है क्या, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लग सकता है क्या? आपने बोला हाँ सर लग सकता है, बिल्कुल। s की वैल्यू नहीं पता, 3 सेकंड बाद निकालनी है। s को मैंने एज इट इज रख दिया। इनिशियल कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। t की वैल्यू 3 सेकेंड माइनस हाफ a की वैल्यू है g के बराबर, यानी g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, इंटू टी का स्क्वायर, नहीं टी का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9। चलिए, तो ये हो जाएगा 10 या 30 माइनस 9 पना 45, 9 पना 45, 9 पना 45, तो ये कितना हो गया, s इज इक्वल्स टू -15 मीटर, s इज इक्वल्स टू -15 मीटर। इसका क्या मतलब है, माइनस साइन का क्या मतलब है, मतलब आप जहां से देख रहे हो वहां से नीचे की तरफ है 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट, वहां से नीचे की तरफ है 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपका जो स्टोन है, मतलब आपका जो स्टोन है वो यहाँ कहीं आ गया है, यहाँ कहीं आ गया है 15 मीटर नीचे, 15 मीटर नीचे। ठीक है, मतलब ये ऊपर गया होगा और ऊपर घूमकर नीचे आ गया, तभी माइनस आ रहा है, क्योंकि मीन पोजीशन से नीचे आई है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए नेगेटिव में आ रहा है। ओके, तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट किसका, स्टोन का। लेकिन 3 सेकंड में बलून भी तो ऊपर चला गया होगा। हमको निकालना क्या है, बलून और स्टोन के बीच का डिस्टेंस, बलून और स्टोन के बीच का डिस्टेंस 3 सेकंड बाद। 3 सेकंड बाद जो आपका स्टोन था, जहां से आपने उसे छोड़ा था, वो घूमकर ऊपर गया होगा और नीचे आ गया होगा मेन पोजीशन से 15 मीटर नीचे, हमने निकाल लिया। लेकिन इन 3 सेकंड में क्या ये बलून ऊपर नहीं गया होगा, बिल्कुल गया होगा, अरे बिल्कुल गया होगा भाई, भले ही कांस्टेंट स्पीड है तो क्या हुआ है ना। इन 3 सेकंड्स balloon will go up, balloon will cover a distance of, balloon will cover a distance of कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, इसकी स्पीड कितनी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, v इंटू टी स्पीड है जितना और इंटू टाइम, v ये है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 3, तो 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा। मतलब आपका बलून यहाँ कहीं मान लो आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ कहीं आ गया आपका बलून, है ना, कहीं यहाँ कहीं बलून आ गया। कितना ऊपर चला गया ये 30 मीटर, 30 मीटर ऊपर चला गया बलून। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यही वो डिस्टेंस है जो पूछी जा रही है। 15 और 30 कितना 45, टोटल कितना आ गया 45 मीटर। आंसर कितना आ गया 45 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन stone and balloon, between stone and balloon after 3 seconds, after 3 seconds is equal to 15 plus 30, that is 45 मीटर। आ गया आंसर। बहुत ही चुम्मेश्वरी क्वेश्चन था, बहुत ही चुम्मेश्वरी क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ये 3 केस अगर आपको बन गए हैं, मतलब अब आप रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए भी रेडी हैं, रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए भी आप क्या हैं, अब रेडी हैं। ठीक है, चलो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आ जाओ भाई।
आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द स्पीड विद विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू द स्पीड विथ विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो वही चीज जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या जैसे स्पीड से आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, मान लीजिए यू वेलोसिटी से आपने यहाँ प्रोजेक्ट किया या यू स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया, जब वो घूम कर वापस आएगा तो उसकी वही मैग्नीट्यूड होगा स्पीड का, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बता चुका हूं मैं आपको। और ये यहाँ पर नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी वही यहाँ पर नीचे की तरफ होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट द पाथ इज सेम वेदर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। वही बात मैंने आपको बता दी जो। नेक्स्ट, मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एज मास इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत अच्छी बात बोली है कि एनी इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको मास का टर्म दिखाई नहीं देगा। देखो कहाँ गई इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखो। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को देखोगे तो आपको यहां पर कहीं भी मास का टर्म दिखाई नहीं देगा। मास का टर्म नहीं दिखाई दे रहा है मतलब ये जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हो, ये सब इंडिपेंडेंट है मास से। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज बताई, अच्छी चीज बताई। ये पॉइंट हमको डिस्कस करना चाहिए था, हमने कर लिया। फिर से पढ़ते हैं। द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, है ना, एज मास इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इक्वेशन ऑफ मोशन. It is due to this reason that a heavy and light body when released from the same height reach the ground simultaneously and with the same velocity. मतलब आप चाहे पतली बॉडी फेंको, बॉडी सर हम क्या मर्डर है क्या कि बॉडी फेंकेंगे? अरे मतलब बॉडी वो वाली बॉडी नहीं यार। अगर आप कोई हैवियर बॉडी लो और एक कोई लाइटर बॉडी लो और उनको सेम हाइट से फेंक दो, है ना, सेम हाइट से फेंक दो, तो दे विल रीच द ग्राउंड विद द सेम टाइम, एट द सेम टाइम और विद द सेम वेलोसिटी। सेम टाइम से पहुंचेंगे वो ग्राउंड पे और सेम वेलोसिटी से पहुंचेंगे। ठीक है ना, सही बात है। हाँ, तो अगर मैं एक ट्रक ले लूं, एक मैं ट्रक ले लूं और एक मैं खुद हो जाऊं, एक मैं खुद हो जाऊं और हम लोग एक पर्टिकुलर टावर से नीचे की तरफ हमको फेंका जा रहा है। हाइट सेम है भैया, हमारी हाइट क्या है, सेम है। इससे हमें नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। तो चाहे बॉडी हैवियर हो चाहे लाइटर हो, वो सेम टाइम पर टी टाइम पे नीचे आएगी और सेम वेलोसिटी से नीचे आ जाएगी। टाइम होगा √2h/g, वेलोसिटी होगी √2gh। ये कैसे आया √2gh? अरे भाई v² = u² + 2gh लगाओगे, -2gh लगाओगे, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल लगाएंगे। इनिशियली फेंक रहा हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके रखिए भैया, 0 लेके रखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। v² = -2g, h की वैल्यू -h हो जाएगी क्योंकि नीचे की तरफ आप ले रहे हो, तो v = √2gh आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, ओके सर, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये फॉर्मूला है s nth का फॉर्मूला हमने देखा था, u + a/2 2n-1 देखा था कि नहीं देखा था? अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 है। हमने माना कि nth में जो आप ट्रेवल कर रहे हो डिस्टेंस वो hn है, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a की वैल्यू g/2 -g/2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, -g/2 कर लो इंटू 2n-1, क्योंकि a की वैल्यू आप क्या लेके चल रहे हो, -g लेकर चल रहे हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट। ओह, आर्टिकल प्रॉब्लम है भाई, ये क्या है, आर्टिकल प्रॉब्लम है। याद रख लेंगे इसके रिजल्ट को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। प्लीज अपना प्यार दिखाइएगा इस क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आओ, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए, ये ए बिल्डिंग है, ये देखो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है ए। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए, अच्छा, द टॉप ऑफ द टावर, इट रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1। यहां से कहां गया, क्या बोला है, द टॉप इट रीचेस द ग्राउंड। अच्छा, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए, वर्टिकली कहाँ फेंका जा रहा है, ये फेंक रहा भाई, वर्टिकली अपवर्ड ये फेंका है हमने, ठीक, ये वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया हमने, ठीक है ना। इट रीचेस द ग्राउंड इन t1 टाइम में वो नीचे आ गई, आपने इसको फेंका और ये t1 टाइम में नीचे आ गई भाई। देखते रहो, है ना, देखते रहो, कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा और ये बॉल ऊपर से नीचे आ गई, u स्पीड से फेंका था, ठीक है। इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, अच्छा, अब वहीं पर खड़े खड़े उसी टावर से मैंने उस बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका, पहले ऊपर फेंका था u वेलोसिटी से, u स्पीड से, अब वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहा हूं u ही स्पीड से। देखो, इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए विद द सेम स्पीड,
ठीक है ना। इट रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t2। अब आप देखो, आपने उसको इनिशियल स्पीड u देकर नीचे फेंक दिया, इनिशियल स्पीड u देकर नीचे फेंक दिया, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, येलो कलर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो आपने इनिशियल स्पीड u देकर उसको नीचे की तरफ फेंक दिया है, और वो पहुंच रहा है कितने टाइम में, t2 टाइम में। कितने टाइम में पहुंच रहा है भाई, t2 टाइम में। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं इसका कलर चेंज कर दूं क्या, t2 टाइम में नीचे की तरफ पहुंच रहा है। ओके, इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। अब तीसरे केस में आपने क्या किया है, अपनी बॉल को छोड़ दिया है, अपनी बॉल को इनिशियल स्पीड किससे, 0 से छोड़ दिया है। इनिशियल स्पीड 0 है, इन दोनों केस में इनिशियल स्पीड u है, इस केस में इनिशियल स्पीड 0 है, और छोड़ दिया है, और ये जाकर क्या कर रही है, टकरा रही है जमीन से, ये जाकर जमीन से टकरा रही है, और कितने टाइम में पहुंच जा रही है जमीन पे, t टाइम पे पहुंच जा रही है। कितने टाइम में पहुंच रही है, t टाइम में पहुंच रही है। ठीक है, आइए भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, देन फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो आपको t का रिलेशन t1 t2 से निकालना है, आपको t का रिलेशन t1 t2 से निकालना है, इतना मुझे समझ में आ गया है। देखो थोड़ा ना आर्टिकल प्रॉब्लम है, तो हमको s u t v g v ज्यादा दिखेंगे। जब आपको ये रिलेशन मिल जाएगा ना, उस रिलेशन को आप याद कर लेना और सीधे सीधे अप्लाई करना जब क्वेश्चन आएगा। तो समझ रहे हो कि नहीं, अभी बस समझते चलो बहुत आसानी से। पहला केस ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट केस ले रहे हैं, पहला केस, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मतलब जिसमें आपने अपनी बॉल को u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है ना। हमको पता है s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस जी टी हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमको बहुत काम देगी। अगर आप अपनी बॉल को यहाँ से यहाँ फेंकोगे, टावर की हाइट दी गई है क्या, व्हाट टॉप ऑफ अ टावर, नहीं कुछ नहीं दिया है, तो हम टावर की हाइट h मान लेते हैं, टावर की हाइट h मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे और वो नीचे आएगी, तो ये उसका इनिशियल पोजीशन है बॉल की, और ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, नीचे की तरफ h, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, नीचे की तरफ h, तो इसको माइनस h लिख लूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने ऑलरेडी माइनस जी पुट कर दी है, और क्या, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू पॉजिटिव में u है, ऊपर की तरफ पुट कर दो भाई। तो s इज इक्वल्स टू माइनस एच इज इक्वल्स टू यू टी, अच्छा t की जगह t1 हो जाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर आपको t1 दिया हुआ है, ये देखो, तो u t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्या आपको इससे कोई दिक्कत, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस देखेंगे, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस में वो बोल रहा है कि इसी सेम इनिशियल स्पीड u से आप अपनी बॉल को अब नीचे की तरफ फेंक दोगे। पहले आप ऊपर फेंक रहे थे, अब नीचे की तरफ फेंक दोगे। इनिशियल स्पीड यहाँ पर 0 नहीं है, आप u से फेंक रहे हो बॉल को नीचे, ठीक है। फिर वो कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी, फिर माइनस h के बराबर दिखाएगी। तो फिर वही इक्वेशन लगाऊंगा मैं, s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए। s की वैल्यू यहाँ पर फिर माइनस h हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, s की वैल्यू यहाँ फिर माइनस h हो जाएगी, u की वैल्यू u रहेगी, a की वैल्यू माइनस g हो जाएगी, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t2, ठीक है। चलो पुट करता हूँ, s की वैल्यू माइनस h u t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए u जो है वो नीचे की तरफ है ना, तो यहां पर एक गलती हमसे ये हो सकती थी कि हम u को पॉजिटिव ले रहे थे, देखो, लेकिन u यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस u होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने फेंका है नीचे की तरफ बॉल को, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू का स्क्वायर। पक्का, हाँ सर एकदम पक्का। चलो भाई अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये। हम क्या करते हैं, दोनों में ही हमारा माइनस h आया हुआ है, हम इसको प्लस करें कि माइनस करें, हम क्या करते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं, किससे, इसको इससे माइनस कर देते हैं। देखो ना, अगर मैं माइनस करूंगा तो h 0 हो जाएगा, है ना। h को मैं एलिमिनेट करता हूँ, मुझे टाइम के बीच में चाहिए ना रिलेशन, तो मैं h को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को। चलो नया पेज नया स्ट्रगल, इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 तो लिख लूँ, क्या है ना, माइनस h इज इक्वल्स टू यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन का स्क्वायर, यू टी वन माइनस हाफ
जी टी वन का स्क्वायर, और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू का स्क्वायर। माइनस करना है इनको, क्या करना है, माइनस 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 कर दिया, लो क्या आ जाएगा, ये माइनस ये तो हो जाएगा 0, ठीक है ना। यू टी वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू टी टू माइनस हाफ जी टी वन का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी टू का स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या, हाँ कॉमन ले लो भाई। 0 इज इक्वल टू यू ब्रैकेट के अंदर टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू, हाफ जी बाहर ले लो, हाफ जी बाहर ले लो, हाफ जी मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा टी वन का स्क्वायर माइनस टी टू का स्क्वायर। सही किया क्या मैंने, मल्टीप्लाई करके देखो, हाफ जी टी वन स्क्वायर बनेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हाफ जी टी टू का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, अरे भाई इसको मल्टीप्लाई करो तो यही बनना चाहिए, बन रहा है क्या, हाफ जी टी वन का स्क्वायर बनेगा, ये प्लस होना चाहिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ जी टी टू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सही है, परफेक्ट है। आ गई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। अब मुझे दिख रहा है यहाँ से एक चीज देखो, u इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू माइनस हाफ जी। अब देखो यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, मुझसे रुका नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला पता है, और वो क्या है, टी वन प्लस टी टू और इनटू में टी वन माइनस टी टू, मानते हो कि नहीं। तो ये टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू चला गया 0 के पास, अरे हाँ कि ना, तो ये अब क्या हो जाएगा भाई, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस जी बाई टू, यू माइनस जी बाई टू टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू। तो इससे हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कितनी है, g बाई टू टी वन माइनस टी टू। आ गई कि नहीं आई, इससे आपकी u की वैल्यू आ गई, g बाई टू टी वन माइनस टी टू। इसको डालो सोन पापड़ी के डब्बे में, इसको डालो सोन पापड़ी के डब्बे में, ठीक है ना, क्योंकि अब हमको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आओ देखो, हमारे पास अभी तीसरा केस बचा हुआ है, थर्ड केस बचा हुआ है, तो चलो थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस, थर्ड केस क्या बोल रहा है, थर्ड केस में आपने अपनी बॉल को छोड़ दिया है h हाइट से, बस छोड़ दिया है इनिशियल स्पीड 0 देके, ठीक है ना। ओके आओ, ओके तो यहां पर हम क्या बोलोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस h का u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ सर समझ गए। यहां पर हम कोई वैल्यू पुट कर दें, हाँ सर कर देते हैं, बिल्कुल कर देंगे। पहले आप तो u को 0 कर दो, क्यों u को 0 कर दो, क्योंकि आप खुद देखो डायग्राम में आपने बताया है इनिशियल स्पीड 0 है, हाँ ये तो आपने सही बताया, ठीक है। तो मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं h इज नथिंग बट हाफ जी टी का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से सुनना, h किसके बराबर आ गया है भाई, यहाँ थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब h किसके बराबर आ गया है, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर आ गया है। हमको रिलेशन चाहिए है किसके किसके बीच में, t1 t2 और t के बीच में रिलेशन चाहिए। तो आपको अब एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें t1 t2 दोनों दिखे। देखो एक इक्वेशन तो आपके पास आ गई जिसमें आपको t दिख रहा है, अब आपको एक इक्वेशन ऐसी चाहिए जिसमें t1 t2 दिखे, तभी तो आप इनके बीच में रिलेशन ला सकते हो। अच्छा, जैसे h इज इक्वल टू टी आया है थर्ड केस में, वैसे ही हमारे पास दो इक्वेशन और है। देखो इक्वेशन नंबर 1 2 और इक्वेशन नंबर 2, यहां भी h का रिलेशन बन रहा है t के साथ। देखो यहां भी h का रिलेशन t के साथ बन रहा है, t1 के साथ बन रहा है, यहां भी h का रिलेशन t1 t2 के साथ बन रहा है। मतलब हमारे पास दो इक्वेशन और बैठी हुई हैं जिससे हम h का रिलेशन t1 t2 के साथ बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं, देखो आपके पास u की वैल्यू है g बाई टू टी वन माइनस टी टू, है कि नहीं है। ये u की वैल्यू अगर मैं इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दूं, क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ t1 है, इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ t2 है। यही एक u ऐसा है, यही एक u ऐसा है जिसके अंदर t1 t2 दोनों दिख रहा है। तो अगर मैं इस u को उठाकर या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं या तो 2 में पुट कर दूं, तो मुझे t1 t2 के टर्म्स में इक्वेशन दिखने लग जाएगी, t1 t2 आ जाएगी, यहाँ पे t1 t2 आ जाएगा। अभी देखो सिर्फ t1 दिख रहा है h के साथ, यहाँ t2 दिख रहा है, मुश्किल है, दिक्कत है। मुझे यहाँ u के साथ t1 t2 दोनों दिख रहा है, तो मैं अगर चाहूं तो u की वैल्यू उठाकर इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मुझे एक इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी जिसमें h का रिलेशन t1 और t2 दोनों के साथ होगा। यही बात समझ में, अभी करूंगा तो समझ में आएगा, अभी करूंगा तो समझ में आएगा। आइए
मुझे चाहिए यही जगह और मैं यही सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, ताकि सब आंखों के सामने होता रहे। ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, देखिए मैं इसमें पुट कर रहा हूं, है ना, पुटिंग u की वैल्यू उठाकर मैं यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है, u की वैल्यू उठाकर मैंने यहां पर पुट कर दी है। तो देखो माइनस एच इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू है g/2 t1 माइनस t2। बहुत हौले हौले कर रहा हूं भाई मैं, t1 और पतला कर लेता हूं पेन ताकि हमको जगह अच्छी से मिल जाए। चलिए g t1 माइनस t2 इंटू t1, ठीक है, माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू g/2 t1, एक t1 और मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस g t1 t2 अपॉन 2 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो ये जी t1 का स्क्वायर बाय 2, जी t1 का स्क्वायर बाय 2 चला गया, चटक गया, हाँ सर बिल्कुल चटक गया। तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस जी t1 t2 अपॉन 2 आया कि नहीं आया, माइनस माइनस काटो, देखो आपके पास h का रिलेशन आ गया है ऐसा जिसमें आपको t1 t2 दोनों दिखाई दे रहे हैं। देखो ना मेरा, आप समझे क्या किया हमने? हाँ सर अब समझ में आ गया कि आप क्यों वैल्यू उठाकर पुट करे हो यहाँ पे, ताकि आपको h का रिलेशन t1 t2 दोनों के साथ मिल जाए। यहाँ h का रिलेशन t1 t1 के साथ ही था, यहाँ h का रिलेशन t2 t2 के साथ ही था, हमको t1 t2 दोनों चाहिए थे एक ही इक्वेशन में, इसलिए हमने u उठाकर यहाँ पुट कर दिया है। वाह यार मजा आ गया, मजा आ गया। अब आप देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इन दोनों को, यहाँ h की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर है, यहाँ पर h की वैल्यू जी टी हाफ जी t1 t2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा सा पेन वापस मोटा कर लिया जाए, तो अब हम ये बोल सकते हैं, इन दोनों को ध्यान से देखो, इससे हम बोल सकते हैं कि g/2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू g/2 t1 t2, g/2 काटो तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ गया t इज नथिंग बट अंडर रूट t1 t2। बहुत ही काम का रिलेशन है, बहुत काम आएगा, प्लीज इसको आप याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। अच्छा क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी से बनेगा मोशन अंडर ग्रेविटी में। आई बात समझ में? तो जो टाइम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है आप जब बॉल को छोड़ दे रहे हो खाली, वो टाइम इन दोनों के टाइम का ज्योमेट्रिक मीन है, इसको ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा। t इज इक्वल टू अंडर रूट t1 t2, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, इसको जियोमेट्रिक मीन बोला जाता है मैथ्स की भाषा में। कहीं मिल जाए थ्योरी क्वेश्चन तो समझ लेना इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मजा आ गया यार, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास और एक केस है, एक क्वेश्चन ये है और एक उसके बाद क्या है, ये केस है। तो पहले करते हैं ये क्वेश्चन। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉलन इन फर्स्ट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड अच्छा ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉलन इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। अच्छा इसका ना मैं एक अच्छा डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ मोटे मोटे अक्षरों में, पहले तो है ना, पहले तो मोटे मोटे ही अक्षरों में आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ मैं ही। बॉडी गिर रही है ऊपर से नीचे, ही बॉडी गिर रही है ऊपर से नीचे, ये गिर रही है बॉडी ऊपर से नीचे, ठीक, ओके। ये है आपका, ठीक ठीक, ये करो नीचे कम और ये करो थोड़ा सा और कम। चलो क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, बॉल को फेंका जा रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है, ओके। क्या बोला गया कि आप डिस्टेंसेस का रेशो फाइंड आउट करो, पहले 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, पहले 1 सेकंड में कितना है भाई, ओहो सीधी लाइन बन जा, पहले 1 सेकंड में कितना, पहले 1 सेकंड में कितना, फिर दूसरे सेकंड में कितना, और फिर तीसरे सेकंड में कितना, ये फाइंड आउट करना है। फिर दूसरे केस में पूछ रहा है वो किसका किसका रेशियो फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये फर्स्ट सेकंड हुआ, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेकंड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज सेकंड सेकंड, दिस इज सेकंड सेकंड, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका रेशो फाइंड आउट करना है आपको। समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन को? आपको इसका इस डिस्टेंस का रेशो फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेकंड में कितना हुआ, थर्ड में कितना हुआ, इनका रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपको s फर्स्ट इज टू s सेकंड
इज टू एस थर्ड, ये फाइंड आउट करना है, और आपको S1 इज टू S2 इज टू S3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में आ गया है। तो चलो भाई आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम बहुत बेहतरीन है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो, तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। A की जगह मैं माइनस जी ले रहा हूँ। क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है। ओके, तो इसके मतलब ये हुआ कि इक्वेशन आपकी कट डाउन होकर माइनस GT स्क्वायर हो गई है। अच्छा, ये बात याद रखिए कि आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझे कि नहीं? क्योंकि आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन कट शॉर्ट होगी, कितनी हो गई? हाफ GT स्क्वायर हो गई है। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है? टी की अलग अलग वैल्यू पुट करना है। पहले t इज 1 पुट करेंगे, फिर t इज 2, फिर t इज 3। तो हमको रेशो निकालना है। चलो, तो S1 इज टू S2 इज टू S3 हम निकालने जा रहे हैं। आओ, कैसे? हाफ जी 1 का स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 पुट कर दी, हाफ जी 2 का स्क्वायर, टी की वैल्यू 2 पुट कर दी, हाफ जी 3 का स्क्वायर, टी की वैल्यू 3 पुट कर दी। ठीक है ना? इसका आप रेशो लोगे तो हाफ जी हाफ जी हाफ जी कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1:4:9। कितना आ गया? 1:4:9। लिख दूं यहाँ पर, लिख दूं यहाँ पर, ये कितना आ गया? 1:4:9 आ गया। सिमिलरली अब आपको बोला गया है नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने को। आइए उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या है? S nth का फॉर्मूला या D nth का फॉर्मूला क्या होता है? होता है U प्लस A/2 2n-1। सिमिलरली यहाँ पर U क्या है? 0 है। U क्या है? 0 है। A क्या है? माइनस जी के बराबर है। और जो भी आप डिस्प्लेसमेंट करने वाले हो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा, ये बात पक्की है। चलो, तो हम यहाँ पर माइनस माइनस इसका काट देंगे, ये हो जाएगा S nth इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ G/2 2n-1। अब देखो, ये माइनस S nth संभाल लेगा, S nth की वैल्यू नेगेटिव में ही आनी है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसको मैं पॉजिटिव में लिख दूं, आपको अगर दिक्कत ना हो कोई तो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, है ना? ये वैल्यू माइनस में आएगी, ये माइनस में आएगी, माइनस माइनस कट जाएगा, बता दे रहा हूं मैं पहले से। यहां भी आप वैल्यू पुट करो। चलो, अब S फर्स्ट इज टू S सेकेंड इज टू S थर्ड, ये आपको निकालना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। G/2 2n-1, n की वैल्यू कितनी है? 1 है। 2 1 2 -1 इज 1, तो ये आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 2 - 1 इज 1। ठीक है ना? इज टू G/2। अब n की वैल्यू 2 हो गई है, तो 2 2 4 -1, 2 2 4 -1 3, तो G/2 इंटू 3 इज टू G/2 ब्रैकेट में कितना आएगा? यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3 3 2 6 -1 इज 5, तो G/2 इंटू 5। ठीक है, कट जाएगा, G/2 कट गया, G/2 कट गया, G/2 कट गया। कितना आ गया भैया? कितना आ गया? आ गया S फर्स्ट इज टू S सेकेंड इज टू S थर्ड, कितना आ गया? 1:3:5। वाह, शानदार। इसको भी यहाँ लिख दूं, लिख दीजिए सर। कितना आ गया? 1:3:5। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट, तो हमने इसको क्या कर लिया है? सॉल्व करके अपने नोट्स में पहले ही लिख लिया है, ताकि कल के दिन अगर ये क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने आए तो हम डरे नहीं। लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो लो लो। क्या लगता है? थोड़ा छोटा करेंगे। कितना आ गया? 1:4:9। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1:3:5। और इसको भी आप डब्बा बनाकर रख लीजिए भाई, ये लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये फिगर देखो भाई, दोनों में डिफरेंस देखो, क्या पूछ रहा था। दोनों केसेस मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखिए, एयर रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिया गया है। इससे पहले हम जो भी केसेस देख रहे थे उसमें एयर रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, हटाकर चल रहे थे, निगलेक्ट करके चल रहे थे। ठीक है ना? कुछ भी खास नहीं है, आराम से समझना, सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ मजेदार तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। यहां से आपने अपनी बॉल को फेंका, ठीक है ना? मान लीजिए इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड u थी। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, ऐसे जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी और नीचे गिर जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी 0 और आप अचीव कर लोगे मैक्सिमम
हाइट, मैक्सिमम हाइट अचीव कर लोगे। अच्छा, यहां पर एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, एयर रेजिस्टेंस इज देयर, एयर रेजिस्टेंस इज देयर। एयर रेजिस्टेंस क्या, अगर एयर का रेजिस्टेंस है मतलब आपको एक रेजिस्टिव फोर्स फील होगा किस पे, अपनी बॉडी पर, रेजिस्टिव फोर्स फील होगा अपनी बॉडी पर। अरे यार, आपने बॉल फेंकी, मोटी बॉल ऐसे फेंकी या छोटी बॉल ऐसे फेंकी, तो उस पर लगातार एयर का रेजिस्टेंस, एयर का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, उसी को हम रेजिस्टिव फोर्स बोल रहे हैं एयर का। एयर अपोज करेगी मोशन को। अरे आपने अपनी बॉल को फेंका, यहां से अपनी बॉल को आपने फेंका, जब बॉल यहां पहुंची, ध्यान से सुनना, उस पर लगातार mg नीचे एक्ट कर रहा था, है ना। अब ये बॉल ऊपर जाना चाह रही है, क्या जाना चाह रही है, ऊपर जाना चाह रही है, तो इस पे एयर लगातार क्या लगाएगी, नीचे की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ये दिस इज द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, दिस इज द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। अरे भैया ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रिटार्ड कराएगा जो। अरे भैया इस बॉल को ऊपर जाने से पहले अगर मान लो बॉल की हाइट मैक्सिमम एच मैक्स थी, जब एयर रेजिस्टेंस आप नहीं ले रहे थे, जब आप एयर रेजिस्टेंस लेने लगोगे तो क्या बॉल इस हाइट पर पहुंच पाएगी, कभी नहीं पहुंच पाएगी ना। फिर से रिपीट करता हूं, जब आप एयर का रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं कर रहे थे तो बॉल एच मैक्स हाइट तक पहुंचती थी। अब मान लो बॉल के मोशन को अपोजिट कर रहा है एयर का रेजिस्टिव फोर्स, तो क्या बॉल वापस कभी एच मैक्स तक पहुंच पाएगी, अब मैक्सिमम हाइट तक नहीं, उससे कुछ कम हाइट तक पहुंचेगी, उससे कुछ कम हाइट तक पहुंचेगी। तो अगर हम एक्चुअल फिगर बनाएं तो बॉल कुछ यहां तक पहुंचेगी। आई मेरी बात समझ में, तो ये एच एक्चुअल लिख देता हूं, दिस इज एच एक्चुअल। समझे कि नहीं समझे, मैक्सिमम हाइट से थोड़ा कम होगा। चलो वो सब बात तो ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं जब अपवर्ड मोशन होगा उस केस को समझेंगे, है ना। पहले जब अपवर्ड मोशन हो रहा है, अपवर्ड मोशन देखते हैं। देखो अपवर्ड मोशन में मैं आपको एक कंडीशन बनाकर दिखा रहा हूं, ये आपकी बॉल है, इस पे लगातार इसका वजन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और जो इस पे एयर का रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो भी नीचे की तरफ है, एफ किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन भी नीचे है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन भी नीचे है। और बॉल मूव कहाँ कर रही है, और बॉल मूव कहाँ कर रही है, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मोशन की डायरेक्शन ये है। तो आप देख सकते हो कि जो एयर का रेजिस्टिव फोर्स है और जो वेट है, जो ग्रेविटी है, वो मोशन को अपोज कर रही है, मोशन को अपोज कर रही है। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई, पक्का, हाँ सर पक्का। चलो तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से एक सेकेंड, कौन सा पेन ले लूँ, एच। हम बोल सकते हैं अगर टाइम ऑफ असेंट की हम बात करें, टाइम ऑफ असेंट क्या होता था, u/g होता था। इससे पहले हम इससे पहले ग्रेविटी के साथ और कोई एक्सेलरेशन ले ही नहीं रहे थे, एयर का रेजिस्टेंस हम मान नहीं रहे थे। तो अगर एयर का रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है तो वो भी एक एक्सेलरेशन लेकर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि अब जो t1 डैश होगा, जो टाइम ऑफ असेंट होगा, वो हो जाएगा u, जिस स्पीड से आपने फेंका है, जिस स्पीड से आपने फेंका है, दैट इज u, डिवाइडेड बाय a प्लस जी, क्योंकि a और g क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो अब आपका टाइम ऑफ असेंट क्या हो गया है, दिस इज योर टाइम ऑफ असेंट, दिस इज योर टाइम ऑफ असेंट। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई, वेरी गुड, u अपॉन a प्लस जी। और जब हम रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, अभी हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड, एयर रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड, और ये वाला फॉर्मूला जो आप देख रहे हो ये आप कब यूज करते थे, जब एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट किया हो, व्हेन एयर रेजिस्टेंस is ignored, जब आपने एयर का रेजिस्टेंस नहीं लिया था। तो अब आप मुझे बताओ कि टाइम ऑफ असेंट अब क्या हो गया है, कम हो गया है ना। जब आपने एयर का रेजिस्टेंस इंक्लूड किया तो टाइम ऑफ असेंट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो हम बोल सकते हैं कि t1 डैश जो है वो t से क्या है, t1 से क्या है, कम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसा ही अगर आप केस ले लोगे डाउनवर्ड मोशन का, अब हम कौन सा केस ले रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन का। आओ, डाउनवर्ड मोशन,
डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में क्या है, अब आप देखो अगर ऊपर से नीचे आपकी बॉल आ रही है, मोशन आपकी बॉल का ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। mg कहाँ एक्ट कर रहा है, mg एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, इसका जो वेट है mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर अब आप देखो तो जैसे ही बॉल नीचे की तरफ आएगी एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा। अरे भैया जो अपोजिंग फोर्स होता है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो आप कर रहे हो उसको रेजिस्ट करना। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी तो उसको ऊपर ना जाने देना, और जब बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो उसको नीचे ना आने देना। तो अब रेजिस्टिव फोर्स एयर का कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका है भाई, ये बॉल का मास है या स्टोन का मास है ना, ये किसका मास है, बॉल का मास है। चलिए तो अब आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अब ऊपर हो गई है। अरे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है। तो अब आप देखिए एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टिव फोर्स। ओके सर, तो अब हम यहां बोल सकते हैं टाइम ऑफ डिसेंट अगर निकालने को बोल दिया जाए, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या था, u बाय जी। when air resistance zero, when air resistance is zero, ऐसा लिख दो, when air resistance is neglected, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो हमारा T2 होगा, ये T2 होता था तो ये हो जाएगा हमारा T2 डैश इज इक्वल टू U अपॉन G नीचे की तरफ है, A ऊपर की तरफ है, तो हम बोल देंगे G माइनस A। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन तो एयर क्या ही प्रोड्यूस करेगी, तो ये हो जाएगा G माइनस A। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट जब आपने एयर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं माना तब के केस में। तो आपको क्या समझ में आया, हमें बहुत अच्छे समझ में आया कि अब जो T2 डैश है, T2 डैश जो है वो T2 से कम हो गया है। देखो ना, T2 डैश जो है वो T2 से कम हो गया है। पहले G था नीचे डिनोमिनेटर में, अब G माइनस A हो गई है वैल्यू, तो T2 डैश क्या हो गया भाई, और बड़ा हो गया, मतलब सॉरी T2 डैश डिनोमिनेटर नीचे होगा तो T2 डैश बड़ा हो जाएगा, T2 डैश बड़ा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो T2 डैश बड़ा हो गया, T2 डैश बड़ा हो गया T2 से। समझे कि नहीं समझे? अरे भैया G में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, पहले G था, G से कुछ वैल्यू आपने माइनस करी तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो T2 डैश बड़ा हो गया, तो T2 डैश T2 से क्या चला गया भाई, बड़ा चला गया। और पिछले केस में क्या हुआ, पिछले केस में हुआ कि डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो T1 डैश कम हो गया, T1 डैश छोटा हो गया और T1 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे T1 डैश छोटा लिखा है, T1 बड़ा लिखा है, ठीक है। ओके सर, ओके। अगर हम आपसे पूछें कि अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करो और मुझे बताओ कि टाइम ऑफ असेंट ज़्यादा है या टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा है, टाइम ऑफ असेंट ज़्यादा है कि टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा है, मुझे बताओ। टाइम ऑफ असेंट ज़्यादा है। व्हेन, यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख देता हूँ, नोट व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड, when air resistance is considered, when air resistance is considered, time of ascent is less than the time of descent। क्यों? फॉर्मूला है, आप देख लो फॉर्मूले से। अगर आप बात करो, ये है T1 डैश, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, U अपॉन G प्लस A, डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो T1 डैश कम हो जाएगा, है ना। और अगर आप इधर देखोगे T2 डैश को देखोगे तो T2 डैश इज U अपॉन G माइनस A, डिनोमिनेटर कम हो गया है तो T2 डैश बढ़ जाएगा। तो ये है नोट पॉइंट, इसको आपको याद रखना है भाई, इसको आपको याद रखना है। वेरी गुड। यह होता है कंप्लीट आपका मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पर, ठीक है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूले हैं, आप याद रखना। पहले एयर रेजिस्टेंस हम नहीं मान रहे थे कहीं से कहीं तक, और लास्ट केस में हमने एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, पक्का 100%। अब मैक्सिमम हाइट की भी बात करेगा तो मैक्सिमम हाइट में आपका फॉर्मूला आपको पता है ना क्या है। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता था तो मैक्सिमम हाइट होती थी U² बाय G,
है ना। अब यहाँ जी इफेक्टिव आ जाएगा, जी प्लस ए जी माइनस ए, वही होगा जी प्लस ए जी माइनस ए। अगर यहाँ जी प्लस ए हुआ है तो वहाँ भी जी प्लस ए हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, सीधे सीधे सब कुछ आप कर लोगे, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है खत्म। हाँ, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से। अगर गूगल पर जाएंगे, गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको ऐसी वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर जाके आप उतना ही खुश हो जाओगे जितना ये बच्चा खुश है। जितना कंटेंट हम आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वही पूरा कंटेंट प्रॉपरली अरेंज्ड फॉर्म में आपको इस वेबसाइट पर दे दिया गया है। देखिए सारा कंटेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल है। अब जैसे मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, आप लेक्चर देख रहे होंगे तो आप नीट के स्टूडेंट होंगे। जैसे ही आप नीट पर क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट और रितिका मैम का पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आपका मन किया कि चलो फिजिक्स खोलकर देखते हैं, बायो में तो हम बहुत अच्छे हैं, तो चलो आपने ऐसी फिजिक्स खोलकर देखा तो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको एक के बाद एक लाइन वाइज देखने को मिल जाएगा। जैसे लेक्चर के बाद उसकी डीपीपी के बाद उसके डीपीपी सोल्यूशन। आप जैसे ही लेक्चर पे क्लिक करोगे तो ये देखिए मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊंगा। आई बात समझ में? जी सर समझ में आ गई है पक्का? ओके। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, एकदम टॉप नॉच कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, बदले में हम भी थोड़ा प्यार थोड़ा सपोर्ट आपसे चाहते हैं। वो प्यार और सपोर्ट आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा वीडियोस को आप शेयर कर पाएँ उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा शेयर करके, है ना। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी प्रिपरेशन IIT JEE जो कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ हिस्ट्री में, वो होगा और सारी प्रिपरेशन आपके फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।